एलडीआई शहर के एक बहुत ही शांत दिन पर सब कुछ ऊपर से एकदम नॉर्मल दिख रहा था। तभी अचानक एक लाल बालों वाली लड़की वहां आई और चिल्लाई कि आखिर उसने प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ ही लिया। बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर उसने जिद की कि उन्हें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। थोड़ी देर बाद भी वही लड़की उसे जल्दी करने के लिए टोकती रही। काई उसकी इस एनर्जी से पहले ही बहुत थक चुका था और बस एक लंबी ठंडी सांस लेकर रह गया। कुछ देर बाद एक हलचल भरे टैवर्न के अंदर फिर से वैसा ही सीन देखने को मिला। इस बार नीले कोट वाली एक लड़की उसके पास आई और बोली कि उसने भी उसे ढूंढ लिया है। बहुत ही प्यार से उसने कहा कि काई को उसके साथ उसकी एस्टेट पर चलना चाहिए। काई जो इस रोज रोज के ड्रामे से पक चुका था, उसने फिर से गहरी सांस ली। उसने तुरंत मना कर दिया और बताया कि वो आज बहुत बिजी है, जिससे वो गोरी लड़की एकदम हैरान रह गई। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसने शिकायत की और पूछा कि जब वो फ्री है तो वो आज क्यों नहीं आ सकता। रोने की हालत में आकर उसने उससे साथ चलकर खेलने की विनती की। एकदम परेशान होकर वो जवान प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि उसकी लाइफ ऐसी कैसे हो गई। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे उस घने अंधेरे जंगल में जाना जरूरी था, जहां दो बैंडिट्स ने उसे पहली बार इस मुसीबत में घसीटा था। थोड़ा घबराया हुआ काई चुपचाप वही कर रहा था जो वे आदमी कह रहे थे। जब वे सोने की तैयारी करने लगे तो बैंडिट्स ने उसे वॉच पर रहने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके पास मौजूद कैप्टिव्स की फिरौती बहुत कीमती थी। आखिरी कमांड के तौर पर लीडर ने उसे कहा कि अगर वे कैदी शोर मचाएं तो उन्हें पीटकर चुप करवा देना। पर काई को अपने मन में पता था कि उन बेचारों में चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची है। उस अंधेरे में अकेले बैठकर वो सोच रहा था कि उसकी सिचुएशन कितनी अजीब हो गई है। फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़कर उसने ये समझने की कोशिश की कि सब इतना गलत कैसे हो गया। तभी उसे पुरानी याद आई। उसे याद आया कि एक ट्रक से टकराने से पहले वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर किसी नामुमकिन वजह से उसकी आंखें इस अनजान दुनिया में खुल गईं। जैसे ही उसने रात के आसमान की तरफ देखा, उसे सच समझ आने लगा। वो इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानता था। सारे सबूतों के साथ काई को एहसास हुआ कि वो उसी फैंटेसी गेम के अंदर आ गया है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से खेल रहा था। उन बैंडिट्स के कैंप के पास खड़े होकर उसे डर के साथ ये समझ आया कि उसने सीधे एक विलन की साइड पर जन्म लिया है। अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए उसके शरीर में कंपकपी दौड़ गई। तभी पास की एक गाड़ी से आई आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जब वो पास गया तो उसे लोहे का एक पिंजरा मिला और वो सदमे में जम गया। उसके अंदर 3 लड़कियां उस अंधेरे में फंसी हुई थीं। गेम की स्टोरी की यादों से काई जानता था कि इस घटना में शामिल हर विलन का खत्म होना तय है। उनके बीच यहां होने का मतलब सिर्फ तबाही था। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने फैसला किया कि सबसे समझदारी वाला ऑप्शन तुरंत भाग जाना है। अपनी जेबें चेक करने पर उसे एक मैप और कुछ पैसे मिले जो रास्ते में काम आ सकते थे। रास्तों को देखने के बाद उसने सोचा कि बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के निकलना मुमकिन है। फिर भी जाने से पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। फिर बहुत ही सावधानी और शांति से उसने वो लोहे का पिंजरा खोल दिया। धीमी आवाज में उसने उन कैदियों से कहा कि वो उसके साथ भाग चलें। पिंजरे के अंदर वे तीनों डरी हुई लड़कियों से देख रही थीं, जिनमें से एक बहुत बीमार और कमजोर लग रही थी। शक के साथ उस लाल बालों वाली लड़की ने पूछा कि क्या वो सच में भागने की बात कर रहा है। उसे घूरते हुए उसने काई पर आरोप लगाया कि वो किसी गंदे मजाक के साथ उन्हें बेवकूफ बना रहा है। सफेद बालों वाली लड़की ने भी उसी सुर में पूछा कि इतनी सब बातों के बाद वे उस पर भरोसा क्यों करें। काई एक पल के लिए चुप हो गया और कोई अच्छा जवाब ढूंढने लगा। उसकी हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए लाल बालों वाली लड़की बोली कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और उसका ये छोटा सा नाटक फेल हो गया है। दिमाग लड़ाते हुए काई ने एक झूठ बोला कि वो असल में दुश्मनों के ग्रुप में घुसपैठ कर रहा था और उन्हें बचाने में देर होने के लिए माफी मांगी। इतना बड़ा और बेशरम झूठ बोलते हुए भी उसे पता था कि इस वक्त उनका भरोसा जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें जल्दी करते हुए उसने चेतावनी दी कि अगर वे अब पकड़े गए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। बदकिस्मती से लाल बालों वाली लड़की ने बताया कि उसका पैर बुरी तरह घायल है और वो भागने की हालत में नहीं है। उस लड़की ने माना कि वो पूरी तरह अंधी है। रही सही कसर उस छोटी लड़की रेमी ने पूरी कर दी, जो बेहोश और बीमार फर्श पर पड़ी थी। हार मान चुकी आवाज में उस लड़की ने कहा कि अगर वे भाग भी गए तो रास्ते में कहीं मर जाएंगे। उसने आगे कहा कि बस ये जानकर ही उसे अच्छा लग रहा है कि काई उनका दुश्मन नहीं है। ये सुनकर काई का दिल भर आया। उसी वक्त उस छोटी लड़की के मुंह से कमजोर आवाज निकली और उसने कांपता हुआ हाथ उठाया। बहुत ही धीमी आवाज में उसने मदद की भीख मांगी और बचाने के लिए कहा। जैसे ही काई ने वो सुना, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। मुट्ठी भींचते हुए उसने मजबूती से कहा कि वो उनमें से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया कि जो चल नहीं सकते वो उन्हें उठाकर ले जाएगा, और जिद की कि यहाँ बैठकर मरने से अच्छा भागने में एक मौका तो है। उसकी हिम्मत देकर लड़कियां हैरान रह गई कि आखिर वो क्या करने की सोच रहा है।
हाथ में मैप लिए काई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो आसपास का इलाका जानता है और सब ठीक हो जाएगा। फैसला करने के बाद उसने बाकी दोनों को कसकर पकड़ने को कहा और फिर उन तीनों को उठाकर उस अंधेरे जंगल में दौड़ने लगा। भागते हुए उसे एहसास हुआ कि ये शरीर उसकी पिछली लाइफ वाले शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। उसने उन ख्यालों को झटक दिया और सिर्फ भागने पर ध्यान दिया। ये देखकर उसे राहत मिली कि अभी तक कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। चलते हुए वो अपने मन में उस मैप से रास्ता मिला रहा था जिसे उसने पहले लिया था। उस पर उसे एल्डिया शहर बिल्कुल वैसे ही दिखा जैसा उसने गेम में नाम दिया था। उस छोटी सी बात ने उसे और कॉन्फिडेंस दे दिया। बिना रुके वो सबको सही रास्ते पर ले गया जब तक वे एक छुपे हुए ट्री हाउस तक नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने चुपचाप इस बात की खुशी मनाई कि वे सही सलामत बच निकले हैं। अंधी लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि वे आखिर कहाँ आ गए हैं। एक हल्की मुस्कान के साथ काई ने बताया कि ये एक सीक्रेट ठिकाना है जिसे उसने खुद गेम में डिजाइन किया था। एक जादुई सील वाले दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने पासवर्ड याद करने की कोशिश की। लड़कियों को थोड़ा रुकने के लिए कहकर वो गेट की तरफ बढ़ा। उस मैजिक सील पर हाथ रखकर उसने वही कीवर्ड डाला जो उसने गेम में इस्तेमाल किया था। तुरंत ही वो दरवाज़ा नीली रोशनी के साथ चमक उठा और खुल गया, जिससे वे सब अंदर जा सके। अंदर पहुंचकर उसने माना कि उसने असल में उम्मीद नहीं की थी कि ये जगह सच में होगी। उसने तुरंत उस छोटी लड़की को बेड पर लिटा दिया ताकि वो आराम कर सके। लाल बालों वाली लड़की ने हैरान होकर कहा कि वो पक्का कोई आम जासूस या एजेंट नहीं है। उसने इशारा किया कि ऐसी जगह पर इस तरह का ट्री हाउस होने का कोई और मतलब नहीं बनता। मन ही मन काई भी मान गया, पर उसने बात को टालते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। फिक्र करते हुए लड़की ने पूछा कि क्या रेमी ठीक हो जाएगी, और कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। तभी काई को याद आया कि शायद उसने यहाँ कुछ ज़रूरी सामान स्टोर करके रखा होगा। उसी वक्त घायल लड़की ने पूछा कि क्या कुछ खाने को है। लकड़ी का एक संदूक खोलते हुए काई कुछ काम की चीज़ ढूंढते हुए बुदबुदाया। किस्मत से सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह काम कर रहा था और उसके अंदर कई पोशंस अभी भी सही सलामत थे। उन बोतलों को दिखाते हुए उसने कहा कि उसे दवाई मिल गई है, पर लाल बालों वाली लड़की ने उसे तुरंत डांटा और कहा कि एक नॉर्मल पोशन इतने बीमार इंसान को कभी नहीं बचा सकता। शांति से काई ने उसकी तरफ एक चमकती हुई बैंगनी शीशी बढ़ाई। बिना किसी टेंशन के उसने समझाया कि ये कोई साधारण दवाई नहीं है और इसका असर होना चाहिए। उसका रंग देखते ही उस लड़की की आंखें फटी रह गई। साथ ही काई को भी समझ आया कि वो चीज़ काफ़ी रेयर थी और उसे याद आया कि उसने अपनी इन्वेंट्री को कभी फालतू कचरे से नहीं भरा था। गेम में इस पोशन ने चोट से लेकर जहर तक लगभग हर चीज़ ठीक की थी और इसे बनाना बहुत मुश्किल था। हाथ में वो शीशी लिए वे दोनों लड़कियां एकदम दंग रह गईं। काई को धुंधला सा याद आया कि उसके पास अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसी बोतलें स्टॉक में पड़ी हैं, जिसका सीधा सा मतलब था कि सिर्फ कुछ बोतलें बेचकर ही वो बहुत अमीर बन सकता था। इस बात पर यकीन न कर पाने की वजह से लाल बालों वाली लड़की ने सवाल किया कि वो आखिर है कौन जिसके पास इतनी कीमती चीज़ मौजूद है। काई ने बस एक हल्की मुस्कान के साथ लंबी सांस ली। उसने बहुत ही सपाट लहजे में सलाह दी कि उन सब की भलाई इसी में है कि वे उससे और सवाल न पूछें। ठीक उसके बाद उसने बाकी दोनों लड़कियों को भी वो पोशन पीने के लिए कहा। दूसरी तरफ मुड़ते हुए उसने मजाक में कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो 3 लोगों को हर जगह उठाकर घूमता रहे। फिर भी उस गोरी लड़की के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि वो लेजेंडरी यूनिवर्सल एलिक्सर सच में उसके सामने है। काई ने उसे एक और शीशी थमाई और कंफर्म किया कि उसके पास उसके लिए भी एक है। एक घूंट पीने के बाद वो अंधी लड़की इसके असर से दंग रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बेड के पास खड़े होकर काई ने उस छोटी लड़की की बहादुरी की तारीफ की और उसे भी सावधानी से वो पोशन पिला दिया। धीरे धीरे वो चमकता हुआ लिक्विड उस बेहोश लड़की के गले से नीचे उतरा। अगले ही पल उसका शरीर एक तेज रोशनी से चमक उठा, जिससे साफ था कि वो इलाज काम कर गया है। मैजिक का इतना जबरदस्त और तुरंत असर देखकर काई ने राहत की सांस ली। जब रेमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने बहुत ही कमजोर आवाज में उसे थैंक यू कहा। काई ने प्यार से उसे समझाया कि उसे अभी और आराम करना चाहिए, क्योंकि ये पोषण शरीर को तो ठीक कर सकता है पर मन की थकान को नहीं। जैसे ही कमरे की रोशनी कम हुई और वो जादुई चमक गायब हुई, काई ने खाली बोतलें उठाईं और दूसरों की तरफ देखा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि लाल बालों वाली लड़की और वो गोरी लड़की दोनों फिर से खड़ी हो गई थी और पूरी तरह ठीक थीं। उस भविष्यवक्ता को देखते हुए काई पहले से ही अपने रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगा था कि उन्हें सही सलामत घर पहुंचाने के बाद वो क्या मांगेगा। और उसकी सोच तब रुक गई जब वे दोनों लड़कियां दोबारा चल पाने और देख पाने की खुशी में रोने लगीं। काई ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि वे लोग कब से इस तकलीफ को झेल रहे थे। उनकी इज्जत करते हुए उसने उन्हें इस चमत्कार को महसूस करने के लिए थोड़ा स्पेस दिया। अगले दिन जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो उनकी बातचीत आगे बढ़ी और काई को पता चला कि उन्हें असल में आलिया शहर से किडनैप किया गया था।
उसने तुरंत इशारा किया कि वे अब वहां से 2 शहरों से भी ज्यादा दूर आ चुके हैं। अपना सिर खुजलाते हुए उसने माना कि उन्हें वापस ले जाने में काफी वक्त लगेगा। चिड़चिड़ी होकर उस लाल बालों वाली लड़की ने कहा कि उसे ये प्रॉब्लम अपने साथी बैंडिट्स के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारा तमाशा उन्हीं की गलती की वजह से शुरू हुआ था। परेशान होकर काई ने पूछा कि क्या उनमें से कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करना जानता है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा कर पाता तो वे बहुत पहले ही भाग चुकी होती। शर्मिंदा होकर काई धीरे से हंसा और मान गया कि उसका लॉजिक एकदम सही है। चुपके से अपना स्टेटस चेक करते हुए उसने दुख जताया कि वो किसी बड़े कैरेक्टर के बजाय एक लो रैंक वाले हंटर के शरीर में आ गया है, जिसमें कुछ भी खास नहीं है। मैप को देखते हुए उस गोरी लड़की ने समझाया कि पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान था जो टेलीपोर्टेशन मैजिक कर सकता था। अपनी निराशा को छुपाते हुए काई मान गया और जल्दी से बात बदल दी। ग्रुप की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि आज सबको कैसा लग रहा है। एक प्यारी मुस्कान के साथ उस लड़की ने उसे थैंक यू कहा और बताया कि वो अभी भी दोबारा देख पाने के चमत्कार को महसूस कर रही है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ लाल बालों वाली लड़की ने माना कि उसका पैर अब पूरी तरह ठीक है और उसने उसे दिल से थैंक यू बोला। पर अगले ही पल उस हॉट लड़की ने डिमांड की कि वो उससे इतनी सादगी से बात करना बंद करे और अपना परिचय एक महान खानदान की कारेन के रूप में दिया। उसी को फॉलो करते हुए दूसरी लड़की ने अपना नाम नीना बताया। जल्द ही उन सब ने फिर से कंफर्म किया कि उस सोई हुई छोटी लड़की का नाम रेमी है। चेहरे पर पसीना पोंछते हुए काई मन ही मन पैनिक करने लगा कि इन सब फैंटेसी नामों को याद रखना कितना मुश्किल काम है। खुद को संभालते हुए उसने ऐलान किया कि अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि इन तीनों को सही सलामत उनके शहर वापस पहुंचाया जाए। कारण ने अब थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछा कि क्या वो उन्हें उन विलन से बचाने का इरादा रखता है, पर काई ने तुरंत उसकी उम्मीदों को तोड़ते हुए कहा कि वो किसी भी बात का वादा नहीं कर सकता। ऐसे ठंडे जवाब से हैरान होकर कारेन भड़क गई और जानना चाहा कि उसने ऐसी बात क्यों कही। एकदम सीरियस होकर काई ने जवाब दिया कि असली लड़ाई में जीत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गहराई में वो किसी भी और से बेहतर समझता था कि ये अब सिर्फ कोई गेम नहीं रह गया है, और इसी वजह से वो खतरनाक लड़ाइयों से हर कीमत पर बचना चाहता था, भले ही वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। अपनी बात को और साफ करने के लिए उसने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें नहीं पता कि बाहर कितने दुश्मन हैं या वो कितने ताकतवर हो सकते हैं। अगर वे सबको जिंदा बचाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी यही है कि जब तक मुमकिन हो मुसीबतों से बचा जाए। आखिर में हर किसी के पास एक ही जान है, और अगर वो चली गई तो कुछ भी रीस्टार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। पक्के इरादे के साथ उसने वादा किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि उन्हें बिना किसी लड़ाई के सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। कारेन ने हमेशा की तरह सीधे सवाल किया कि क्या उसके दिमाग में सच में कोई धांसू स्ट्रैटेजी है। एक दबी हुई हंसी के साथ काई ने माना कि जब वो उसे इतने प्रेशर के साथ घूरती है तो साफ सोचना मुश्किल हो जाता है। उसकी उस पारखी नजरों के नीचे काई को ठंडा पसीना आने लगा और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। खुद को शांत करने के बाद उसने कहा कि किडनैपर्स शायद वेयर शहर पर नजर रख रहे होंगे। मैप पर उंगली रखते हुए उसने समझाया कि वे डाकू यही सोचेंगे कि वो पास के शहर में भागा है। इस वजह से उसने कहा कि सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि जंगल के रास्ते दक्षिण की तरफ बढ़ें और एक कैंप तक पहुंचकर वहां से एक सुरक्षित गाड़ी का इंतजाम करें। कारेन ने फिक्र जताते हुए कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे इस ट्रिप का खर्चा नहीं उठा सकते। अपने बैग को थपथपाते हुए काई ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो निकलने से पहले उन डाकुओं के पैसे ले आया था और उनके पास इतने पैसे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर नए कपड़े भी खरीद सकें। काई ने उनके लिए जो कुछ भी किया उससे इमोशनल होकर नीना ने धीरे से पूछा कि वो उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। उसने सीधे तौर पर इशारा किया कि उसने लेजेंडरी एलिक्सिर्स का इस्तेमाल किया और ऐसी बातें बताईं जो कोई भी असली सीक्रेट एजेंट इतनी आसानी से नहीं बताता। इतने सही लॉजिक के सामने काई हकलाने लगा और उसे कोई सही जवाब नहीं सूझा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बेशर्मी से अपने झूठ को और पक्का किया और दावा किया कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंट है। झूठ को सच जैसा दिखाने के लिए उसने कहा कि वो बस ऊपर से मिले ऑर्डर्स को पूरा कर रहा है। ठीक उसी पल वो छोटी लड़की बेड पर हिलने लगी। उस हलचल को देखते हुए उसने पूछा कि क्या वो आखिरकार जाग गई है। नींद भरी आवाज़ में छोटी रेमी ने कहा कि वो जाग गई है, पर उसे लगा कि जागने में थोड़ी देर हो गई है। बात को कहीं और मोड़ने के लिए काई ने अंगड़ाई ली और सुझाव दिया कि शाम ढलते ही वे सब नदी में जाकर हाथ मुंह धो लें। नीना ने तुरंत कहा कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक जानती है और बिना किसी मुश्किल के सबको साफ कर सकती है। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल होते हुए काई ने उन्हें वो स्पेल रेमी पर इस्तेमाल करने को कहा, जबकि वो खुद नदी में नहाने चला गया।
कारेन को ये तुरंत शक पैदा करने वाला लगा और उसने कमेंट किया कि ये अजीब बात है कि एक सीक्रेट एजेंट को इतना बेसिक स्पेल नहीं पता। अपनी पोल खुलने से बचाने के लिए उसने बहस की कि जादू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना फालतू का ध्यान खींचता है। जल्द ही लड़कियों ने प्यूरिफिकेशन मैजिक से कमरे के अंदर खुद को साफ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उसने नदी में नहाने का आनंद लिया और आखिरकार उसे रिलैक्स करने का मौका मिला। जब सब साफ सुथरे हो गए तो वे आग के पास इकट्ठा हुए और साथ में खाना खाया। सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए तैयार होते हुए काई ने एक डार्क आर्मर पहना जिसने उसे सिर से पांव तक ढक दिया। आगे बढ़ते हुए उसने लड़कियों को आवाज़ दी और कहा कि अब निकलने का वक्त आ गया है। एक हफ्ते बाद एल्डिया शहर पर तैनात भार्ड्स को एक ज़रूरी अलर्ट मिला। मेन गेट के आसपास का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और गार्ड्स जल्दी में इधर-उधर भाग रहे थे। तभी सबको बहुत राहत मिली जब वो ग्रुप शहर के गेट पर सही सलामत पहुंच गया। जैसे ही गार्ड्स ने उन 3 रईस लड़कियों को पहचाना, उनमें से एक ने चैन की सांस ली और कहा कि उन्हें जिंदा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कारेन ने तुरंत कहा कि इसका सारा क्रेडिट उस आर्मर वाले नाइट को जाता है जो उन्हें वापस लेकर आया। एहसान मानते हुए उस सोल्जर ने झुककर उसे सलाम किया और इस बहादुरी भरे रेस्क्यू के लिए उसे थैंक यू बोला। फिर उसने उन लेडीज से रिक्वेस्ट की कि वे अपनी सही सवारी आने तक अंदर इंतजार करें। उत्सुक होकर नीना काई की तरफ मुड़ी और पूछा कि अब उसका आगे का क्या प्लान है। अपने आर्मर के अंदर से बहुत ही कूल अंदाज में बात करते हुए उसने कहा कि उसका इरादा अभी कुछ वक्त के लिए इसी शहर में रुकने का है। कारेन, जो अपनी बात कहने में कभी नरमी नहीं दिखाती थी, उसने सीधे पूछा कि क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक प्लान्स हैं। इससे पहले कि वो जवाब देता, गार्ड ने बीच में टोकते हुए कहा कि उस जैसे योद्धा को तो पक्का अपने सुपीरियर्स को अपनी कामयाबी की रिपोर्ट देनी होगी। एक पल भी गवाए बिना काई इस बात पर मान गया और फालतू के सवालों से बचने के लिए उसने उस झूठ को आगे बढ़ाया। सोल्जर ने थोड़ा और जोर दिया और उस आर्मर वाले हीरो को एक बढ़िया रिवॉर्ड लेने के लिए इनवाइट किया, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास टाइम नहीं है। हेलमेट के पीछे वो थका हुआ लड़का अपनी लिमिट पर था और वो बस एक बेड चाहता था जिस पर वो गिरकर सो सके। जाने से पहले लड़कियों को वार्निंग दी कि वे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जब तक सही सलामत घर न पहुंच जाएं तब तक अपनी गार्ड कम न होने दें। एक मुस्कान के साथ कारेन ने उसकी सलाह मान ली और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए फिर से थैंक यू कहा। एक छोटे पर प्यारे जेस्चर के साथ काई ने रेमी के सिर पर हाथ फेरा और उसे अलविदा कहा। वो छोटी लड़की हल्का सा शर्मा गई और उसने बस एक दबे हुए सुर में हिलाने के साथ जवाब दिया। लड़कियों को गार्ड्स के भरोसे छोड़कर वो पीछे मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चला गया। उसे ठीक से थैंक यू कहने के लिए वो सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर उस नाइट ने उसे तुरंत वहीं रोक दिया। बिना पीछे मुड़े उसने कहा कि वो बस शहर के अंदर जाकर गायब होने वाला है। गार्ड कैप्टन ने बहुत ही इज्जत के साथ उस रहस्यमयी योद्धा का एल्डिया में स्वागत किया। जैसे ही वो काले आर्मर वाला शख्स भीड़ में गायब हुआ, सारे सोल्जर्स अपनी जगह पर जम गए। उसे जाते हुए देखते हुए कैप्टन हैरानी में बुदबुदाया कि वो आदमी वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए उसने ऐलान किया कि वो आर्मर वाला नाइट एक पूरा मॉन्स्टर है। अपनी बात समझाने के लिए उसने कहा कि उसने अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया था और उस अजनबी के पास एक हाई रैंकिंग आइटम डिटेक्ट किया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने खुलासा किया कि सिर्फ 2 एलीट क्लैंस ने ही आज तक उस डंजन को क्लियर किया है जहां से ऐसा आइटम मिल सकता है। रिपोर्ट्स और हालातों को देखते हुए कैप्टन को याद आया कि इसी आदमी ने अकेले ही रेड फ्रीड माफिया को कुचल दिया और 3 हॉस्टेजेस को बिना एक खरोच आए बचा लिया और पूरे वक्त बहुत ही सावधानी के साथ मूव किया। इन सारे सबूतों को सामने देखकर कैप्टन को यकीन हो गया कि उसका सामना एक लेजेंडरी वेटरन से हुआ है। एक यंग गार्ड खुद को रोक नहीं पाया और शिकायत की कि कैप्टन ने उस आदमी की पहचान तक चेक नहीं की। गुस्से में कैप्टन ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या वो सच में एक हीरो के साथ किसी क्रिमिनल जैसा बर्ताव करना चाहता है। एक सख्त लहजे में उसने उस रूकी को चेतावनी दी कि वे उस इंसान को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते जिसने इस पूरे रीजन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट यंग विमेन को बचाया है। उसी वक्त एक और सोल्जर को अचानक याद आया कि उस नाइट ने तो यूनिवर्सल एलिक्सर्स ऐसे बांटे थे जैसे वे पानी के कप हों। ये सुनते ही कैप्टन की आंखें फटी रह गईं। एक जिंदा सबूत के तौर पर गार्ड ने समझाया कि उन रईस लड़कियों की बीमारियां और फ्रैक्चर उन्हें पीते ही गायब हो गए। बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर कैप्टन ने कमेंट किया कि उस नाइट ने इतनी कीमती चीज़ें बिना किसी हिचकिचाहट के दे दी। सारे गार्ड्स घबराए हुए थे और उन्होंने माना कि उस अजनबी की हरकतें पूरी तरह पागलपन भरी हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन ने तुरंत हाई कमांड और गिल्ड को रिपोर्ट भेजने का ऑर्डर दिया।
उसके जूनियर्स खबर फैलाने के लिए तुरंत वहां से निकल गए। आखिर कारेन नोबल्स के बीच सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित डगल हाउस की बेटी थी। नीना चर्च की सबसे पवित्र फाउंडेशन की डायरेक्ट ब्लड लाइन का हिस्सा थी, जबकि छोटी रेमी इस महाद्वीप के सबसे ताकतवर मर्चेंट फैमिली की वारिस थी। जैसे ही कैप्टन ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा, उसने नतीजा निकाला कि उस नकाबपोश नाइट ने बिना किसी डर के इस जमीन की सबसे बड़ी ताकतों के मामलों में दखल दिया है। कैप्टन की नज़र में वो आदमी डिवाइन ग्रेड आइटम्स लेकर घूम रहा था, और उसने किसी भी रिवॉर्ड को ऐसे ठुकरा दिया जैसे उसकी कोई कीमत ना हो, और उसका बिहेवियर एकदम आम चिंताओं से ऊपर था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात बैठ गई कि वो रहस्यमयी नाइट पक्का साम्राज्य की किसी सीक्रेट फोर्स का हिस्सा है। अपने पीछे पैदा हुए इस शोर शराबे से दूर काई अपनी आंखों में हैरानी लिए शहर की गलियों में चल रहा था। गौर से देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये सड़कें बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं जैसी ओरिजिनल गेम में थी। दूर से ही उसने हंटर गिल्ड की शानदार बिल्डिंग को पहचान लिया। हालांकि वो हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर उसका शरीर थकान से टूटने की कगार पर था, जिससे चीजें और अनकंफर्टेबल हो रही थीं। सड़क पर हर कोई उसे ही घूर रहा था। जब एक छोटे लड़के ने उसे बहुत गौर से देखा तो वो सोचने लगा कि आखिर बात क्या है। उसने मासूमियत में ये मान लिया था कि शहर भारी आर्मर पहने लोगों से भरा होगा, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके रेयर गियर से हल्की रोशनी निकल रही है जो बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही थी। इससे निपटने के लिए उसके पास ताकत नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि एक सराय तक पहुंचना ही उसकी टॉप प्रायोरिटी है। तभी अचानक कहीं से एक छोटी लड़की ने उसका पैर पकड़ लिया और एक्साइटमेंट में चिल्लाई कि वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। इस अचानक हुए हमले से वो आर्मर वाला लड़का सड़क के बीच में ही जम गया। कहीं और एक शानदार हवेली के अंदर राहत की एक चीख गलियारों में गूंज उठी। अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ कारेन के पिता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और राहत में सुबकने लगे। पहले से ही सब्र खोती हुई कारेन ने उनसे कहा कि वे शांत हो जाएं, ठीक से सांस लें और खुद को शर्मिंदा करना बंद करें। इस इमोशनल ड्रामे के बीच उसके पिता ने अचानक गौर किया कि वो एकदम ठीक से खड़ी है, और उन्होंने तुरंत सीन क्रिएट करने के लिए माफी मांगी। गर्व से मुस्कुराते हुए कारेन ने बताया कि उसका पैर एक यूनिवर्सल एलिक्सर से ठीक हो गया है, और फिर वो ये दिखाने के लिए हल्की सी घूमी कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने समझाया कि उस रहस्यमयी नाइट ने वो जादुई दवा इतनी आसानी से निकाल दी जैसे वो दुनिया की सबसे साधारण चीज़ हो। और भी जोश में आकर उसने कहा कि उस योद्धा ने बिना किसी सोचे समझे वो दवाई दे दी। सोचे समझे उसे दे दिया और बदले में किसी भी रिवॉर्ड को लेने से मना कर दिया। दिलचस्पी दिखाते हुए उस रईस आदमी ने डिटेल्स कंफर्म करने के लिए लिखित रिपोर्ट पढ़ी। जब वो उनके साथ इसे पढ़ रही थी तो कारेन ने एक नई बात नोटिस की और पूछा कि क्या काई ने सच में ये सब अकेले ही किया। शांति से उसके पिता ने समझाया कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा था, और कहा कि अगर उनके पास खुद को यूनिवर्सल एलिक्सर होता तो वे बहुत पहले उस पर इस्तेमाल कर चुके होते। कारेन सोच में डूब गई और इस नतीजे पर पहुंची कि उस सो कॉल्ड एजेंट ने पक्का भागने के दौरान उन्हें शांत करने के लिए झूठ बोला होगा। उस फैमिली के हेड ने मामले को बहुत बारीकी से समझा और फैसला किया कि वो नाइट पक्का इंटेलिजेंस से जुड़ा है, क्योंकि वो रेड फ्रीड माफिया के बारे में जानता था। उनकी नज़र में उस आदमी को सिंडिकेट की अंदरूनी जानकारी थी, हालांकि उसका असली मिशन सिर्फ लड़कियों को बचाना रहा होगा, जिसका मतलब है कि उसने इस प्रोसेस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स तोड़े होंगे। मदद करने के इरादे से कारेन के पिता ने थैंक यू का एक ऑफिशियल लेटर भेजने का फैसला किया ताकि उस रक्षक को प्रोटेक्ट किया जा सके। कारेन तुरंत अनईजी हो गई और बोली कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा, जिससे उस एजेंट को मिलने वाली सजा और बढ़ सकती है। फिर उसने पूछा कि क्या उसके पिता को कोई अंदाजा है कि वो आदमी किस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है। एक सीरियस टोन में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें 2 दिन पहले खबर मिली थी कि रेड फ्रीड को पहले ही कैप्चर किया जा चुका है। मैप पर रास्ते को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उस नाइट ने जानबूझकर वाफर शहर का चक्कर लगाया ताकि डाकुओं की नज़रों से बचा जा सके। कारेन ने तुरंत इशारा किया कि ये कदम साबित करता है कि वो नाइट कितना शार्प और टैक्टिकल है। ड्यूक ने कहा कि उस आदमी के बारे में हर बात उनके शक से पूरी तरह मैच करती है। अपनी बेटी पर नज़रें टिकाते हुए उन्होंने खुलासा किया कि जिस फोर्स ने माफिया को पकड़ा है वो वरदार डायरेक्ट कंट्रोल स्क्वाडन है। हैरान होकर कारेन ने साम्राज्य की सबसे खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दोहराया। असल में वरदार स्क्वाडन सीधे शाही कमांड के नीचे काम करती है और किसी भी कीमत पर पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखती है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि इसके मेंबर्स दुनिया के सबसे महान हंटर्स हैं। दूसरे शब्दों में वे एलीट के भी एलीट हैं, जो मिलिट्री पावर का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसी वजह से ड्यूक ने नतीजा निकाला कि वो रक्षक पक्का कोई हाई रैंकिंग इंडिविजुअल होगा जिसे इंडिपेंडेंट मिशंस के लिए भरोसा दिया जाता है। उस नाइट की भलाई के लिए उन्होंने कारेन से कहा कि वो सब कुछ सीक्रेट रखे और उसकी पहचान उजागर न करे। आभार जताने के लिए ड्यूक ने कसम खाई कि वे इस कर्ज को चुकाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि वो योद्धा शहर के अंदर ही कहीं गायब हुआ था, इसलिए उन्होंने कारेन को ऑर्डर दिया कि वो मेड लीफिया को बुलाए और तुरंत तलाश शुरू करे।
कारिन बिना किसी देहे के मान गई और कमरे से बाहर भागी। अपने ऑफिस में अकेले रह जाने पर ड्यूक अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। अपने दिल की गहराई में वे प्रार्थना कर रहे थे कि वो नाइट सच में वरदार का एक इम्पॉर्टेंट पिलर हो, क्योंकि सिर्फ वही उसे गंभीर नतीजों से बचा सकता था। सत्ता की दुनिया कैसे काम करती है ये जानते हुए ड्यूक को इस बात का भी अंदाजा था कि बाकी दो परिवार भी उस नकाबपोश आदमी को ढूंढने की कोशिश में लगे होंगे। अगले दिन सराय में माहौल एकदम शांत और सुस्त सा था। जब वो एक अच्छा सा स्टेक खा रहा था तो सराय के मालिक ने उस नौजवान को शुक्रिया कहा कि उसने वहां कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मालिक ने कहा कि वो काले आर्मर वाला आदमी वाकई बहुत तमीज़ वाला है। खाना खाते हुए रिलैक्स महसूस कर रहे काई ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये तारीफ सुनी, क्योंकि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि सिचुएशन कितनी अजीब हो चुकी है। उस शांति का फ़ायदा उठाते हुए मालिक ने पूछा कि क्या वो कहीं दूर से आया है, और काई ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। तभी अचानक सराय का दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए खुला और एक सोल्जर अंदर आया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बहुत ही अर्जेंट लहजे में उस गार्ड ने पूछा कि क्या किसी ने पास में ही काले आर्मर वाले नाइट को देखा है। ठीक उसी पल काई और सराय के मालिक ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। काई के अंदर पैनिक होने लगा और वो मन ही मन मालिक से विनती करने लगा कि वो उसे बचा ले। उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही सफाई से सोल्जर के मुंह पर झूठ बोल दिया कि उसने ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा, और साथ में ये भी जोड़ दिया कि ड्यूक पक्का ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। गार्ड को यकीन नहीं हुआ और उसने फिर से जोर देकर पूछा, जिससे सराय का मालिक चिढ़ गया। पसीने से भीग गया, पर उसने अपना आपा नहीं खोया। काई ने अपने मन में हर उस भगवान को शुक्रिया कहा जिसे वो जानता था, क्योंकि उस मालिक की एक्टिंग का टैलेंट वाकई कमाल का था। एक हताशा भरी सांस लेकर सोल्जर आखिरकार मान गया और थैंक यू कहकर वहां से चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही सराय में फिर से खामोशी छा गई, पर जैसे ही काई को लगा कि खतरा टल गया है, एक और इंसान अंदर आया। इस बार वो पवित्र चर्च की एक नन थी जो काले आर्मर वाले आदमी के बारे में पूछ रही थी। मालिक ने तुरंत काई को काउंटर के पीछे धकेल दिया और एक और बहाना बना दिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने नन को बताया कि उसने उस हुलिये का कोई आदमी नहीं देखा। वो संतुष्ट होकर चली गई। दरवाज़ा मुश्किल से बंद ही हुआ था कि एक और मैसेंजर अंदर घुसा, जो इस बार मर्चेंट काउंसिल से था। रोने की हालत में आ चुके काई ने काउंटर के पीछे फर्श पर खुद को सिकोड़ लिया ताकि वो दिख न सके। मालिक ने फिर वही पुराना बहाना बनाकर उसे बचाया। वो गार्ड भी आखिर में हार मानकर अपनी नाकामी की शिकायत करता हुआ वहां से चला गया। आखिरकार अकेले होने पर मालिक ने काई को आवाज़ दी, जो अभी भी काउंटर के नीचे कांप रहा था। बुरी तरह डरा हुआ काई धीरे से रेंग कर बाहर आया और ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये कौन सा डिजास्टर हो गया है। हैरानी में अपना सिर पकड़कर उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि काई ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि शहर की 3 बड़ी ताकतें उसे एक साथ ढूंढ रही हैं। पूरी तरह कंफ्यूज होकर काई ने कसम खाई कि उसे नहीं पता उसने क्या गलत किया है, और वो सोचने लगा कि कहीं उसने अनजाने में कोई भयंकर गलती तो नहीं कर दी। एकदम परेशान होकर मालिक ने उसे मामला जल्दी सुलझाने को कहा, इससे पहले कि उसकी सराय भी इस चक्कर में फंसकर बंद हो जाए। एक ऐसी मुसीबत में फंसकर जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। काई बस यही सोच पा रहा था कि अब वो गायब कैसे हो। बहुत दूर कारिन की बड़ी बहन उस लाल बालों वाली लड़की के पैर को चेक कर रही थी ताकि कंफर्म कर सके कि वो सच में ठीक है। कारिन ने शांति से कहा कि अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा और वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। बेड पर बैठी कारिन ने अपनी बहन को उस केयर के लिए थैंक यू कहा जो उसने हमेशा उसे दी थी, और माना कि वो अपने पुराने रूटीन को मिस करेगी। एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी बहन ने कहा कि उसे कारिन में ये सुधार देखकर खुशी हुई, हालांकि उसे थोड़ा खालीपन भी लग रहा है क्योंकि उनकी पुरानी आदतें अब बदल रही हैं। जल्द ही कारिन के ख्याल फिर से उस नकाबपोश नाइट की तरफ चले गए। उसने कहा कि वो समझ नहीं पा रही कि इतना कंस्पिक्यूअस आदमी शहर में कहीं मिल क्यों नहीं रहा। उसकी नज़र में काई जानबूझकर ढूंढने वालों को गुमराह कर रहा है। एक कुर्सी खींचते हुए उसकी बहन भी मान गई और बोली कि उनके पिता का भी यही मानना है। थोड़ी धीमी आवाज में कारिन ने माना कि उसे डर है कि कहीं उस नाइट को लेजेंडरी एलिक्सिर देने के लिए सजा न मिल जाए। कमर पर हाथ रखकर उसने याद किया कि उसने तो ये तक जताने की कोशिश की थी कि वो दवा उसकी अपनी पर्सनल सप्लाई से थी। कारिन को लगा कि उस योद्धा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कनेक्शन छुपाने की पूरी कोशिश की। एक गहरी सांस लेकर कारिन ने कहा कि वो बस यही उम्मीद कर सकती है कि उसे कोई भयानक पेनल्टी ना मिले। उसकी बहन ने मज़े लेते हुए कहा कि कारिन को एक साथ इतना परेशान और प्यारी दिखते हुए देखना बहुत रेयर है। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कारिन ने तर्क दिया कि उस नाइट ने अकेले उन सब की जान बचाई है, इसलिए वो इतनी फिक्र तो डिजर्व करता ही है। चेहरा लाल होते ही उसने अपने हाथ बांध लिए और उसे चढ़ाने के लिए शिकायत की। कारिन की नज़र में उस नाइट ने उन्हें बचाने के लिए खुद को सच में खतरे में डाला, भले ही इससे उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी स्थिति खराब हो सकती थी। बात साफ करने के लिए उसने ये भी जोड़ा कि नीना और रेमी की फैमिलीज भी यही महसूस करती हैं।
फिर भी कारिन ने जिद की कि वो उस रक्षक के बारे में किसी और से ज्यादा सोच रही है। उसकी बहन तुरंत हंस पड़ी और चिढ़ाया कि ये पक्का प्यार है। दूसरी तरफ सराय में मालिक ने काई को ये कहकर हौसला देने की कोशिश की कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उस तसल्ली के बावजूद सड़कों पर अफवाहें फैलती रहीं और उस ब्लैक नाइट की तलाश और भी तेज हो गई। सिचुएशन को साफ करते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा कि काई के अलावा और कोई वो नकाबपोश आदमी हो ही नहीं सकता। खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करते हुए काई सोचने लगा कि अगर ये अफवाहें सही निकली तो उसे किस तरह की सजा मिलेगी। मालिक ने कहा कि सबसे खराब हालत में वे तीनों बड़े परिवार उसे हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल सकते हैं। तरस भरी निगाहों से देखते हुए उसने माना कि काई को छुपाना उसकी ज़मीर पर भारी पड़ रहा है, पर फिर भी उसने सलाह दी कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मामला और बिगाड़ने के लिए शहर की काउंसिल ने काई की जानकारी देने पर रिवॉर्ड बढ़ाकर 3 मिलियन कर दिया था। उस नंबर को सुनकर काई के मुंह से निकल गया कि उस मालिक ने अब तक उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उसकी शक्ल देखकर हंसते हुए मालिक ने समझाया कि वे तीनों परिवार पर्दे के पीछे से चुपचाप काम कर रहे हैं। काई अपना आर्मर फिर से पहन ले, चुपके से बाहर निकल जाए और कम से कम फेस्टिवल का मजा ले ले जब तक वो ले सकता है। दिमागी तौर पर थका हुआ काई मान गया और सिर झुकाए काउंटर से हट गया। उसे लक विश करते हुए मालिक ने कहा कि जब तक मौका है शहर का आनंद ले लो। उस आइडिया से थोड़ी हिम्मत पाकर काई ने फैसला किया कि अगले दिन शहर से निकाले जाने से पहले वो एक आखिरी दिन मजे कर ही लेता है। सड़कों पर चलते हुए उसने सूरज को ढलते देखा और अपनी इस बेतुकी सिचुएशन में कम से कम एक छोटी सी अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र शहर के बड़े क्लॉक टावर पर पड़ी। गेम में उसे दिन के इसी वक्त उस टावर पर चढ़ना बहुत पसंद था। हालांकि वो जानता था कि वहां जाने की कीमत बहुत ज्यादा है, फिर भी वो टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। उस पुरानी याद को ताज़ा करने के इरादे से वो एक के बाद एक मंजिलें चढ़ता गया और आसपास के नज़ारे को देखता रहा। जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, वहां का माहौल हैरानी से भर गया। उस क्लॉक टावर के टॉप को खाली होना चाहिए था, पर वहां पहले से ही कोई था जो चुपचाप नज़ारे का मजा ले रहा था। खुले आसमान के नीचे काले कपड़ों में एक एलिगेंट औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा एक रहस्यमयी नकाब के पीछे छुपा था। जैसे ही उसे काई के आने का एहसास हुआ, वो लाल बालों वाली औरत धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। एक पल के लिए काई एकदम जम गया। वो उसकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह अट्रैक्ट हो गया था। थोड़ा हकलाते हुए वो बस एक सिंपल हेलो ही बोल पाया। बहुत ही शांत शालीनता के साथ उस औरत ने जवाब दिया और टावर के टॉप पर उसका स्वागत किया। उसी पल उसे गेम की एक अफवाह याद आई कि क्लॉक टावर पर एक औरत के साथ एक सीक्रेट मुलाकात होती है। सावधान रहते हुए उसने थोड़ी दूरी बनाए रखी और सोचा कि क्या ये वही इवेंट है। एक कोमल आवाज में उस नकाबपोश औरत ने नज़ारे की तारीफ की और कहा कि ये मन शांत करने के लिए एकदम सही जगह है। उसकी बात से सहमत होते हुए काई ने माना कि ये सीन वाकई बहुत शानदार है। उत्सुक होकर उस औरत ने फिर पूछा कि उसे ऐसी जगह पर क्या खींच लाया है। थोड़ा उदास दिखते हुए उसने कबूल किया कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे अपने मन में चल रही कुछ परेशानियों को सुलझाना था। फिर उस औरत ने बात बदली और पूछा कि क्या वो उस काले आर्मर वाले आदमी को जानता है। ये सवाल सुनते ही उसे जोर से निगलना पड़ा और उसके सीने में तुरंत डर बैठ गया कि कहीं उसकी पहचान तो सामने नहीं आ गई। एक घबराहट भरी मुस्कान के साथ उसने बात टाल दी और कमेंट किया कि वो ब्लैक नाइट तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। उस औरत ने ईमानदारी से माना कि वो खुद भी उस हीरो की तलाश कर रही है और कहा कि उसे उस इंसान से पर्सनली मिलने में बहुत खुशी होगी। थोड़ा बेचैन होकर काई ने पूछा कि क्या उस ब्लैक नाइट ने कुछ गलत किया है। धीरे से हंसते हुए उसने उसे यकीन दिलाना कि वो आदमी किसी बुरे काम के लिए वांटेड नहीं है। उसके तुरंत बाद उसने समझाया कि अधिकारी बस अपना आभार जताना चाहते हैं, हालांकि सारी डिटेल्स को अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। ये सुनकर काई को थोड़ा सुकून मिला। बस ये जानकर कि उसे सजा देने के लिए नहीं ढूंढा जा रहा है, उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसी पल टावर के नीचे एक बहुत ही शानदार कैरेज आकर रुकी। उसे देखते ही उस रहस्यमयी औरत को एहसास हुआ कि उसकी सवारी आ गई है। उत्सुक होकर काई ने पूछा कि क्या उसे अभी जाना होगा। बहुत ही ग्रेसफुल अंदाज में उस औरत ने कहा कि वे जल्द ही उस तलाश में कुछ प्रोग्रेस जरूर करेंगे और फिर उसे विदा कहा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपने पीछे रहस्य का एक माहौल छोड़ गई। ऑब्जर्वेशन डेक पर फिर से अकेले रह जाने पर काई उसे जाते हुए देखता रहा। एक पल के लिए वो वहीं खड़ा सोचता रहा, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो नकाबपोश औरत आखिर थी कौन। टावर के बाहर वो औरत कैरेज के अंदर बैठी, जहां कारेन उसका इंतजार कर रही थी। बहुत ज्यादा बेताब होकर उस छोटी लाल बालों वाली लड़की ने जिद की कि उन्हें शहर में ढूंढते वक्त मास्क पहनना चाहिए, ताकि वे बिना ज्यादा ध्यान खींचे काई को ढूंढ सकें।
कारेन की बहन ने तुरंत उसे चिढ़ाया और शिकायत की कि उसे तो बस कारेन के इन फालतू स्कीम्स में एक एक्स्ट्रा के तौर पर घसीटा गया है। हल्का सा हंसते हुए उस नकाबपोश औरत ने छोटी लड़की के इस बोल्ड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। आखिर में उसने माना कि उसे बस इस बात की खुशी है कि उसकी बहन उसे टावर से लेने आ गई। रास्ते में उस नकाबपोश औरत ने जिक्र किया कि वो क्लॉक टावर पर एक जवान लड़के से मिली थी। शहर में चल रही अफवाहों को जानते हुए कारीन को तुरंत शक हुआ कि वो अजनबी शहर की सर्च कोशिशों की जांच कर रहा होगा। एक शांत मुस्कान के साथ उस औरत ने उसे यकीन दिलाया कि हालांकि उसे पहले शक हुआ था, पर उनकी बातचीत बहुत ही पीसफुल थी और उसमें कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। उस नकाबपोश औरत के लिए वो शांति का एक बहुत ही रेयर और अच्छा पल था। उसने समझाया कि उसने बस उसे टेस्ट करने के लिए उस ब्लैक नाइट के बारे में सावधानी से पूछा था, पर वो जवान लड़का कुछ भी नहीं जानता था। निराश होकर कारेन बुदबुदाई कि उसके पिता को पहले से ही शक होने लगा है कि काई शहर छोड़कर चला गया है। फिर अचानक उस नकाबपोश औरत को टावर वाले उस लड़के की एक खास बात याद आई और कारेन एकदम सुनना पड़ गई। बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर उस लड़की ने डिमांड की कि वो आदमी दिखने में कैसा था। उस औरत ने बताया कि वो एक हैंडसम जवान लड़का था जिसकी पर्सनैलिटी बहुत शांत थी और उसके चेहरे के बाईं तरफ एक स्कार था। कारेन तुरंत चिल्लाई कि उस ब्लैक नाइट के चेहरे पर भी ठीक वैसा ही स्कार है। बिना दोबारा सोचे उसने घबराहट में कैरियज की खिड़की खोल दी। ड्राइवर पर चिल्लाते हुए उसने ऑर्डर दिया कि गाड़ी को तुरंत वापस टावर की तरफ घुमाओ। उसके इस रिएक्शन से हैरान होकर उसकी बहन ने पूछा कि क्या वो सच में इतने वाइल्ड कंक्लूजन को लेकर सीरियस है। पर कारेन को इस कनेक्शन से झटका लगा था और उसे एहसास हुआ कि इस बात के बहुत चांस हैं कि टावर वाला वो अजनबी असल में भेष बदलकर आया हुआ काई ही था। इस बात से परेशान होकर कि उसे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया, उसने समझाया कि उस कार के बारे में सिर्फ उसे और उसके पिता को पता था। उसकी बहन को जब इस बात की गंभीरता समझ आई तो वो भी सन्नाटे में आ गई। उस सुनसान सड़क पर गाड़ी ने एक बहुत ही शार्प टर्न लिया और तेजी से वापस भागी। रुकते ही दोनों बहनें बाहर निकलीं और क्लॉक टावर की तरफ जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ी। उम्मीद के साथ वे प्रार्थना कर रही थीं कि काई के गायब होने से पहले वे ऊपर पहुंच जाएं। जब तक वे वहां पहुंची दोनों की सांसें फूल चुकी थीं, पर कारेन की बदकिस्मती थी कि वो छत अब खाली थी। काई पहले ही जा चुका था। शहर की दूसरी तरफ ट्रेजर हंटर्स गिल्ड का हेडक्वार्टर था। अंदर गिल्ड मास्टर का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी ब्लैक नाइट की कोई जानकारी नहीं थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हुए उसने नतीजा निकाला कि वो नकाबपोश आदमी पक्का अवतार नाम की इंपीरियल फोर्स का मेंबर है। उसके हिसाब से काई ने अकेले ही इस रीजन की 3 सबसे ताकतवर फैमिलीज की बेटियों को बचाया और साथ ही रेड फ्लीट सिंडिकेट को भी कुचल दिया। इस पूरे मामले को देखते हुए गिल्ड लीडर ने इशारा किया कि इतनी ऊंची रैंक वाली नोबल बेटियों को किडनैप करना असल में साम्राज्य पर हमला करने जैसा ही है। ऐसे क्राइसिस को देखते हुए उसने तर्क दिया कि वरदार का खुद आकर इस मामले को संभालना एकदम सही लगता है। अपनी चिंता को बढ़ाते हुए उसने शिकायत की कि शहर में कोई भी उस नाइट से कांटेक्ट तक नहीं कर पाया है। बेबसी में गिल्ड मास्टर ने अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया कि अगर जरूरत पड़े तो उस आदमी से गलती से टकरा जाना ताकि कोई तो बातचीत शुरू हो सके। किस्मत का खेल देखो कि वो प्लान भी फेल हो गया क्योंकि जब एक छोटी लड़की उससे टकराई तो काई ने बस उसे उठाकर खड़ा किया और आगे बढ़ गया। वे जासूस एकदम दंग रह गए और सिवाय उसे थैंक यू कहने और भीड़ में गायब होते देखने के कुछ नहीं कर पाए। हार मानकर गिल्ड मास्टर ने एक ठंडी सांस ली और बस यही चाहा कि वो नाइट और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने से पहले जल्दी से जल्दी कैपिटल वापस चला जाए। तभी अचानक रिसेप्शनिस्ट ने ऑफिस का दरवाजा जोर से खोला। बहुत पैनिक में उसने ऐलान किया कि वो नकाबपोश आदमी अभी गिल्ड के अंदर आया है। ये सोचकर कि ये पक्का कोई मजाक है, मास्टर ने उसे फालतू की बातें बंद करने को कहा, पर जब उसने उसके चेहरे पर वो घबराहट देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये सच है। मेन हॉल में उस भारी भरकम काले आर्मर ने वहां मौजूद हर हंटर का ध्यान पहले ही खींच लिया था। गिल्ड मास्टर उस खास मेहमान का स्वागत करने के लिए तुरंत बाहर भागा। उसके पीछे रिसेप्शनिस्ट की हंसी छूटने ही वाली थी कि उसका एटीट्यूड कितनी जल्दी बदल गया। हंटर्स खुद अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका हमेशा रफ रहने वाला सुपीरियर अचानक इतना तमीज वाला बन गया था। पसीने में भीगे हुए गिल्ड लीडर ने पूछा कि इतना इंपॉर्टेंट इंसान गिल्ड में क्या करने आया है। अपनी घबराहट को छुपाते हुए काई ने जवाब दिया कि वो बस आसपास एक नजर डालने आया है। मास्टर ने तुरंत बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका स्वागत किया और गिल्ड में आने के लिए उसे थैंक यू बोला। हालांकि मास्टर के दिमाग में उस सिंपल सी बात को लेकर पहले ही बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी थी। आसपास एक नजर डालने की बात को उसने एक सीक्रेट जासूसी की तरह लिया। कुछ ही सेकंड में उसने मान लिया कि अपने से इतने ऊपर के इंसान के साथ दिमाग लड़ाने का कोई फायदा नहीं है। छोटे शब्दों में गिल्ड लीडर को यकीन हो गया कि वो एक बहुत ही खतरनाक और शातिर मॉन्स्टर से डील कर रहा है। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने कभी वरदार में शामिल होने का सपना देखा था पर कभी उतनी ताकत नहीं पा सका, वो बस उस आइडियल शख्सियत को देखता रहा और अपने बीच का अंतर महसूस करता रहा। अपनी रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी बनाए रखते हुए उसने उस नकाबपोश योद्धा को अपने ऑफिस में इनवाइट किया अगर वो इस जगह की और जांच करना चाहता हो। काई ने तुरंत इसे मान लिया क्योंकि उसे लगा कि गिल्ड का यही नॉर्मल प्रोसीजर होगा। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े पूरा हॉल गपशप से गूंज उठा। नीचे टेबल पर बैठे हंटर्स ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। उनमें से कईयों के लिए ये सब सिर्फ एक नाटक और बढ़ा चढ़ाकर कही गई अफवाह लग रही थी। फिर भी कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उस आदमी का कंपोजर एक आम इंसान के हिसाब से बहुत ज्यादा शांत था। इससे भी बढ़कर वो योद्धा बिना किसी गार्ड के चल रहा था, जैसे कि वो बस हमलावर के पहले वार का इंतजार कर रहा हो। इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि इतना रिलैक्स आदमी पक्का इतना ताकतवर होगा कि वो बिना किसी मेहनत के वहां मौजूद किसी को भी खत्म कर सके। पूरे कमरे में एक डर की लहर दौड़ गई। कुछ हंटर्स तो पीछे हट गए क्योंकि उन्हें यकीन था कि करीबी लड़ाई हुई तो पूरा गिल्ड उसके सामने टेक नहीं पाएगा।
मन ही मन कई लोग ये सोच रहे थे कि क्या वो नकाबपोश नाइट इतना स्ट्रांग है कि वो एक एस रैंक बीस्ट को भी चैलेंज कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि वो इमेजिन कर पा रहा था कि गिल्ड के मेंबर्स उसके बारे में और भी अजीबोगरीब किस्से फैला रहे होंगे। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास बुना गया ये झूठ और बड़ा होता जा रहा है, जिसे कंट्रोल करना अब नामुमकिन है। उस छोटी विजिट के बाद गिल्ड मास्टर ने खुद गेट तक आकर उस नाइट को विदा किया। टेंशन की वजह से पसीने में डूबे काई ने वहीं फैसला कर लिया कि वो दोबारा कभी इस गिल्ड के अंदर कदम नहीं रखना चाहता। मन ही मन भड़ास निकालते हुए उसने सोचा कि उसने तो गिल्ड से कुछ उम्मीद की थी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। उसने सोचा था कि गिल्ड वाले उससे सवाल जवाब करेंगे, मगर वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। सबकी आंखों में वो खौफ और इज्जत देखकर उसकी कंपकपी छूट गई। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि गिल्ड मास्टर उसके साथ इतने पोलाइट थे, जबकि ओरिजिनल गेम में तो वो काफी बदतमीज हुआ करते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हंटर्स से ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल कैसे रहा है। खैर, थोड़ी बेचैनी तो थी, पर इस बहाने उसने पूरा सिटी घूम लिया और उसका बोरम भी कम हो गया। उसने फिर से स्ट्रीट पर चलना शुरू किया, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इतने फ्लैशी आर्मर में शांति से घूमना नामुमकिन है। तभी उसके ठीक पीछे एक कैरेज आकर रुकी। कैरन तुरंत बाहर कूदी और उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई कि आखिर उसने उसे ढूंढ ही लिया। उस कैरेज पर बना क्रेस्ट देखते ही काय अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि वो कैरन के नोबल हाउस का था। कैरन ने चिढ़ते हुए पूछा कि वो इतने दिनों से कहाँ छुपा हुआ था। उसने बस एक तरफ इशारा किया और बता दिया कि वो डाउनटाउन वाले इन में था। ये सुनकर वो दंग रह गई और शिकायत करने लगी कि उस टैवर्न ओनर ने उसके मुंह पर झूठ बोला कि उसने ब्लैक नाइट को नहीं देखा। काय ने एक शरारती स्माइल के साथ माना कि उसने ही इनकीपर से ये छोटा सा फेवर मांगा था। कैरन का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली टैवर्न कीपर ने उसे बुद्धू बना दिया। बात टालने के लिए उस मास्क्ड मैन ने मजाक किया कि शायद वो छुपने में बहुत एक्सपर्ट है। कैरन झुंझला गई और बोली कि उसे उसके फालतू एक्सक्यूजेज नहीं सुनने। तभी कैरेज के अंदर से एक बहुत ही स्वीट आवाज आई। वो आवाज और बाल देखते ही काय पहचान गया कि ये कौन है। वो क्लॉक टावर वाली लड़की बड़े ग्रेस के साथ बाहर आई और अपना मास्क उतारकर खुद को लिथिया के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने बहुत ही प्यार से देर होने के लिए माफी मांगी और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए फिर से थैंक यू कहा। फिर उसने बड़े आराम से पूछा कि क्या उस नाइट के पास अभी कुछ फ्री टाइम है। काय को लगा कि फिर से कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने सीधे पूछ लिया कि अगर वो ये इन्विटेशन मान ले तो आखिर होगा क्या। कैरन ने झट से जवाब दिया कि उसे बस मैंशन आकर एक फॉर्मल शुक्रिया एक्सेप्ट करना है। काय ने बिना सोचे फौरन मना कर दिया और कहा कि वो बिजी है। उसे सच में डर था कि हाई रैंकिंग नोबल्स के सामने अगर उसे एक भी गलती हुई तो शायद उसे सीधा एग्जीक्यूट ही कर दिया जाएगा। उसकी घबराहट देखकर दोनों बहनें धीरे से मुस्कुरा दी। कैरन उसका रिफ्यूजल मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा शर्माते हुए जिद करने लगी कि कम से कम इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। उसे लगा कि कम से कम एक बार तो उसे अपने फैमिली को शुक्रिया कहने का मौका देना चाहिए। फिर उसने उसका आर्मर्ड हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कैरेज की तरफ ले जाने लगी। पूरी तरह हार मानकर काय उस गाड़ी में बैठ गया और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। रास्ते में कैरन बड़ी संतुष्ट दिख रही थी, क्योंकि आखिरकार उसने उस भागने वाले हीरो को पकड़ ही लिया था। लेकिन काय के नजरिए से देखा जाए तो उसे ये कोई इन्विटेशन नहीं, बल्कि उसे अरेस्ट करके ले जाने जैसा महसूस हो रहा था। लिफिया ने भी अपनी तरफ से शुक्रिया कहा और बताया कि उसकी बहादुरी ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उनकी डची की इज्जत भी रख ली। अब जाकर काय को समझ आया कि ये सारा तमाशा आखिर हो क्यों रहा है। फिर कैरन ने उसकी तरफ फिर से उंगली दिखाई और कहा कि अभी भी एक बहुत जरूरी डाउट है जिसे उसे क्लियर करना है। अपने हेलमेट के पीछे छुपा हुआ काय मन ही मन कैरन के इस कड़क और डरावने अंदाज की बुराई करने लगा। थोड़ी ही देर में उस लाल बालों वाली लड़की का सब्र टूट गया और उसने सारा दिखावा छोड़कर फिर से अपने पुराने चिल्लाने वाले और गुस्सैल अवतार में आ गई। उस ब्लैक नाइट ने अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि बात को ज्यादा मत खींचो और सीधे बताओ कि आखिर चाहती क्या हो। कैरन सीधे मुद्दे पर आई और पूछा कि क्या उसने बिना किसी वजह के रेस्क्यू के दौरान लेजेंडरी पोशंस की पूरी दौलत बर्बाद कर दी थी। वो काफी गिल्ट में थी और उसने माना कि उसे लगा था कि शायद वो शहर छोड़कर भाग गया है, क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कोई लफड़ा हो गया होगा। योद्धा ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो सारी आइटम्स उसकी अपनी थी और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सुनकर लिफिया की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वो पोशंस वाकई में असली थे। कैरन को अभी भी चिंता थी, तो उसने पूछा कि क्या इतना बड़ा खजाना अपने पास रखना डेंजरस नहीं है। उसने घबराते हुए काय पर दबाव डाला कि वो साफ तौर पर समझाए कि उसे ये सब चीजें मिली कहां से हैं। हेलमेट के अंदर काय के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए क्या बहाना बनाए। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सोचा कि इन दोनों बहनों को यकीन दिलाना ही पड़ेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है। आखिर में उसने कह दिया कि उसे कोई पछतावा नहीं है और सबसे जरूरी बात सिर्फ ये है कि उसका पैर अब ठीक हो चुका है। फिर एक शांत और बहुत ही चार्मिंग आवाज में कैरन से कहा कि उसे बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और उसकी मुसीबतों को उसी पर छोड़ देना चाहिए। वो छोटी लड़की एकदम से शर्म से लाल हो गई और कैरेज में सन्नाटा छा गया। लिफिया भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई और उसने उसकी इस काइंडनेस के लिए फिर से थैंक यू कहा। माहौल को थोड़ा बदलने के लिए काई ने अपनी उंगली उठाई और बोला कि वो एक छोटा सा फेवर मांगना चाहता है। दोनों बहनों ने तुरंत अपनी नजरें उस पर टिका दी और बड़े ध्यान से सुनने लगी कि ये मिस्टीरियस रिक्वेस्ट आखिर क्या होगी। बाहर वो आलीशान कैरेज शहर की सड़कों से होता हुआ सीधे ड्यूक के मैंशन की तरफ बढ़ रहा था। तभी उस नाइट ने बड़ी सीरियसनेस के साथ पूछा। उसने उन दोनों से कहा कि अगर वो गलती से उनके पिता के सामने थोड़े बदतमीजी से पेश आए तो वो दोनों उसे संभाल लें। कैरन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा इंसान इतनी मामूली से बात क्यों पूछेगा। एकदम शौक में उसने चिल्लाकर कहा कि उसने एक लेजेंडरी पोशन ऐसे ही दे दिया और बदले में पैसे तक नहीं मांगे। अपनी बात सही साबित करने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो बस एक मामूली
कॉमनर है जिसे नोबल्स को गुस्सा दिलाने से बहुत डर लगता है। मन ही मन उसे अच्छे से पता था कि जिंदा रहना और एग्जीक्यूशन से बचना ही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। एक पल के लिए दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो उसके इस कमजोर बहाने के बारे में सोच रही हों। लिफिया को लगा कि जो इंसान खुद को इतने अच्छे से संभाल रहा है उसका ऐसे डर के पीछे छुपना बहुत सस्पिशियस है। जिस तरह से उसने असली बात को टाला, उससे वो समझ गई कि ये बहाना बहुत बेकार था, जैसे वो बस चाहता हो कि वो बिना गहराई में जाए इसे मान ले। फिर भी वो मान गई और वादा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। कैरन ने अपने हाथ मोड़े और जिद करते हुए कहा कि उसके पिता उस आदमी पर कभी गुस्सा नहीं होंगे जिसने उनकी फैमिली को बचाया है। लिफिया ने भी बड़े प्यार से वादा किया कि मीटिंग के दौरान वो उसकी हर गलती पर पर्दा डाल देगी। फिर मजाक उड़ाते हुए कैरन ने पूछा कि क्या उसका इरादा पूरे समय वो हेलमेट पहने रहने का ही है। अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए उस नाइट ने माना कि अपना चेहरा ना दिखाना बदतमीजी होगी। कैरन हंसी और साफ किया कि उसे उसके आर्मर से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के उसका चेहरा देखना चाहती है। जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली वो शर्म से पूरी लाल हो गई। लिफिया ने तुरंत उसे डांटा कि वो इतनी बेशर्म और डायरेक्ट कैसे हो सकती है। बहनों के बीच की इस छोटी सी बहस को देखकर काई बस चुपचाप बैठा रहा। दूसरी तरफ लिफिया ने अपनी छोटी बहन और अपने सेवियर के बीच इस प्यारी सी बातचीत को देखकर धीरे से स्माइल किया। उसके दिल में उस मास्क कॉरियर के लिए इज्जत और बढ़ गई थी और उसे लगा कि वो अब तक का सबसे सच्चा और ऑनरेबल इंसान है। उसे लगा कि आर्मर के अंदर छुपा वो डरपोक कॉमनर वाला बहाना सिर्फ एक दिखावा है ताकि वो किसी सीक्रेट इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन वाली अपनी पहचान छुपा सके। इतनी ताकत होने के बावजूद ऐसी सादगी देकर उसे अपनी छोटी बहन पर जरा भी गुस्सा नहीं आया कि वो उसके जादू में खो गई है। लिफिया के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक हीरो जितना ज्यादा फेमस होता है वो उतना ही घमंडी और एरोगेंट हो जाता है। इससे भी बुरा ये कि ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले लोग जलन और लालच से भर जाते हैं। अक्सर वॉरियर्स को जब भी मौका मिलता है वो अपने सोने, रुतबे और पावर का दिखावा करते हैं, मगर उसके सामने बैठा ये आदमी एक खतरनाक माफिया से लड़ गया और नोबल बेटियों को बचा लिया, पर फिर भी वो इतना हम्बल और शांत है। इसी वजह से उसे महसूस हुआ कि उसकी फैमिली अब उसके कर्ज के नीचे दब चुकी है, वो कर्ज जिसे कभी पूरी तरह चुकाया नहीं जा सकता था। उसे सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई कि उसने कभी भी उनकी कमजोरी का एडवांटेज उठाने की कोशिश नहीं की। उस अजीब सी टेंशन को कम करने के लिए कैरन ने माना कि उसे इस विजिट को लेकर सच में घबराहट महसूस हो रही है। मौका मिलते ही नाइट ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि अगर वो इतनी आसानी से नर्वस हो रही है तो वो उतनी कूल नहीं है जितना वो नाटक करती है। कैरन ने तुरंत उसकी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई कि वो डरी हुई नहीं है, बल्कि तैयारियों की वजह से थोड़ी टेंस्ड है। लिफिया अपनी छोटी बहन के इस बर्ताव पर दिल खोल कर हंसी और उसे ये पूरा सीन बहुत मजेदार लगा। उसकी नज़र में उस सीक्रेट नाइट ने जानबूझकर कैरन को उकसाया था ताकि वो रिलैक्स महसूस कर सके। ड्यू की बेटी होने के नाते कैरन हमेशा फेक स्माइल्स, साजिश करने वाले नोबल्स और बोरिंग पॉलिटिशियन से घिरी रहती थी। स्टेटस की इस खेल की वजह से बहुत सी नोबल गर्ल्स ने सोशल गैदरिंग्स में उसे दूरी बना रखी थी। हालात अब और खराब हो गए जब ज्यादातर यंग मैन ने उसे केवल एक फ्यूचर पॉलिटिकल मैरिज के तौर पर देखा और उसके करीब आए। नतीजा ये हुआ कि कैरन का कभी कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं बना जिसके साथ वो अपनी उम्र की एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह रह सके। आखिर में बाकी नोबल्स अपनी नजरें फेर कर आगे बढ़ जाते थे, जैसे उन्हें उसका अकेलापन दिखता ही ना हो। यही वजह थी कि लिफिया को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि काय कितनी पेशेंस और ह्यूमर के साथ उसकी बहन की हरकतों को झेल रहा है। सफर की धीमी रफ्तार अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कैरन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और जिद की कि वे जल्दी मैंशन वापस चलें। पास ही चुपचाप बैठे काय ने एक ठंडी सांस भरी और उन दोनों बहनों को एक नया तूफान खड़ा करते हुए देखता रहा। लीफिया के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसने अपनी ताकत छुपाकर इस कैरेज में बैठना सिर्फ इसलिए मंजूर किया ताकि ड्यूक की फैमिली की इज्जत कम ना हो। इसके ऊपर उसने एक ऐसी मेडिसिन दे दी जो पूरे सिटीज खरीदने की हैसियत रखती थी और बदले में एक कॉइन तक नहीं मांगा। वो नोबल वुमन पूरी तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसे शक था कि दुनिया में कोई और आदमी इतना साफ दिल का होगा। अपने गालों पर आती लालिमा के साथ उसने अभी से ऐसे आदमी को अपनी फैमिली के करीब रखने के तरीके सोचना शुरू कर दिया था। फिर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लिफिया ने पूछा कि वो नाइट कब तक इस सिटी में रुकने का इरादा रखता है। अपनी वही पुरानी रिलैक्स्ड चार्म के साथ उसने शहर की तारीफ की और कहा कि उसका रुकना पूरी तरह उसके मूड पर डिपेंड करता है। लीफिया के लिए उस गोलमोल जवाब ने बस इस बात को कंफर्म कर दिया कि उसके सारे मूवमेंट्स पीछे बैठी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट मिशंस के हिसाब से तय होते हैं। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि जब तक उसके जैसा नाइट साए में रहकर लड़ रहा है तब तक पूरा एम्पायर सुरक्षित रहेगा। उसके ख्यालों में खोई हुई वो सोचने लगी कि क्या उसे शहर में रोकर रखना उसका स्वार्थ होगा। गहराई में उसे एहसास हुआ कि कैरन की उसके लिए मजबूत फीलिंग्स धीरे धीरे उस पर भी असर डाल रही थी, उस आने वाले तूफान से बेखबर जो उसने खड़ा कर दिया था। उन दोनों के दिमाग में जो हलचल मची थी उससे बेखबर काय बस अपनी कैरेज की सीट पर सही से बैठा और खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करने लगा। जब आखिरकार ड्यूकल मैंशन सामने नजर आया तो उसकी भव्यता किसी भी विजिटर को हैरान करने के लिए काफी थी। बिना किसी देरी के उस नाइट ने नीचे उतरकर उन बहनों के लिए कैरेज का दरवाजा खोला। बीच के आंगन में दर्जनों नौकर और गार्ड्स पहले से ही लाइन में खड़े थे और उनके स्वागत के लिए एक लंबा कॉरिडोर बना रखा था। इतना भव्य नजारा देखकर काय पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लीफिया ने उस रिसेप्शन को देखकर बड़ी खुशी से बताया कि ये उनकी फैमिली की तरफ से इज्जत दिखाने का सबसे ऊंचा तरीका है। इस अटेंशन से घबराकर काय का वो सख्त और शांत रहने वाला एक्ट वहीं खत्म होने ही वाला था। अपनी घबराहट छुपाते हुए उसने चेतावनी दी कि इतना तामझाम बस फालतू की अटेंशन ही खींचेगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लीफिया ने जवाब दिया कि अगर किसी को इसमें कोई गलती नजर आती है तो उसे हाउस होल्ड गार्ड्स को जवाब देना होगा। थूक गटकते हुए काय ने उस सेरेमनियल एस्कॉर्ट को स्वीकार कर लिया,
पर मन ही मन उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने सही से इज्जत नहीं दिखाई तो उसका क्या होगा। नोबल सोसाइटी के जालिम लॉजिक के हिसाब से उसे समझ आ गया था कि ऐसे स्वागत को मना करना उसे स्वीकार करने से कहीं ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर अचानक ही हेड मेड और गार्ड्स के कैप्टन ने पत्थर के फर्श पर घुटने टेक दिए। अपना सिर झुकाकर उन्होंने ऐलान किया कि मैंशन में इस ब्लैक हीरो का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात है। एक पल बाद उस बुजुर्ग हाउसकीपर ने खड़े होकर बड़े सम्मान से बताया कि उनके मास्टर्स पहले से ही मेन हॉल में इंतजार कर रहे हैं। बड़े ग्रेस के साथ झुककर लीफिया ने स्टाफ को शुक्रिया कहा और बताया कि वो और कैरन पहले कपड़े बदलेंगी। हल्के मजाक में उसने आगे कहा कि वो दूसरे कमरे में इंतजार करेगी ताकि अगर उस नाइट को वैसी छोटी मदद चाहिए हो जिसका वादा उन्होंने पहले किया था तो वो हाजिर रहे। कैरन ने भी बड़ी सीरियसनेस के साथ सर हिलाया और कहा कि अगर चीजें बिगड़ी तो वो तुरंत एक्शन लेगी। एंट्रेंस का गार्ड्स के साथ अकेला छूटते ही काय को फिर से पसीना आने लगा। अगले ही पल कैप्टन उसके पास आया और खुद उसे गाइड करने का ऑफर दिया। पूरी कर्टेसी के साथ उस सैनिक ने पूछा कि क्या मैंशन के अंदर जाते समय सेफ्टी के लिए वो उस योद्धा की ब्लैक स्वॉर्ड पकड़ सकता है। इतनी जल्दी अपना हथियार सौंपते देख कैप्टन सच में हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या वो नाइट वाकई में श्योर है। बात को कैजुअल रखने की कोशिश करते हुए काय ने कहा कि किसी नोबल के घर के अंदर अपना हथियार हटा देना एकदम नॉर्मल बात है। फिर एक ऐसे अंदाज में जो दिलासा देने के लिए बहुत ज्यादा सच्चा था उसने आगे कहा कि असल में वो तलवार के साथ लड़ने के मुकाबले बिना तलवार के कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये सुनकर नौकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैप्टन ने डर के मारे अपना थूक गटका क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये बात कितनी खतरनाक थी। हालांकि हेलमेट के नीचे काय जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था और उसने ये बात पूरी सीरियसनेस के साथ कही थी। जब वो इस गेम में एक प्लेयर था तब उसे एक ऐसी बॉडी में रीइंकारनेटेड किया गया था जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत ही भयानक थीं। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि अक्सर हथियार उसकी मूवमेंट्स के रिदम के बीच में आ जाते थे। इसी वजह से उसे सच में ऐसा लगता था कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी ब्लेड के मुकाबले उसके खाली हाथ कहीं ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन उस कैप्टन को ये सब बातें कहाँ पता थीं। उसके लिए तो वो अजनबी किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि मौत के किसी डार्क लॉर्ड जैसा लग रहा था। आगे बढ़ते हुए वो पुरानी मेड उस आर्मर्ड मॉन्स्टर को मैंशन के कॉरिडोर से ले गई। जब वो आखिरकार मेन हॉल के दरवाजे के सामने रुका तो काय को महसूस हुआ कि उसका दिल सीने के अंदर जोर जोर से धड़क रहा है। डोरनॉब पर हाथ रखते हुए उसने चुपचाप दुआ मांगी कि ये मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए और कोई खून खराबा ना हो। इस बीच आंगन में खड़ा वो कैप्टन अपने हाथों में मौजूद उस ब्लैक स्वॉर्ड को एक टक देखे जा रहा था। गेम सिस्टम के हिसाब से वो डिवाइन ब्लेड कभी टूट नहीं सकती थी और किसी भी चीज को चीरने की ताकत रखती थी। मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन ने मजाक में कैरन से कहा कि वो उसकी सुपरविजन में इसे पकड़कर देख सकती है। वो छोटी लाल बालों वाली लड़की किसी तूफान की तरह भागती हुई आई। हद से ज्यादा एक्साइटेड होकर वो उसकी तरफ लगभग कूद ही पड़ी क्योंकि वो अपने सेवियर की उस लेजेंडरी वेपन को खुद चेक करना चाहती थी। पूरी तरह से आकर्षित होकर वो चमकती आंखों से उस पॉलिश्ड ब्लैक मेटल को देखने लगी। जोश में आकर उसने जिद की कि कैप्टन उसे फौरन वो तलवार ठीक से दिखाए। उसका उत्साह देखकर वो सैनिक मुस्कुरा दिया और उसने वो ब्लेड उसके सामने की जो किसी तराशे हुए ज्वेल की तरह चमक रही थी। कैरन ने अपना सिर घुमाया और कमेंट किया कि ये तलवार इतनी खूबसूरत है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये किसी रियल बैटल में टिक पाएगी। कैप्टन ने भी उसकी बात मानी और कहा कि ये किसी हथियार से ज्यादा एक वर्क ऑफ आर्ट लग रही है। सूरज की रोशनी में वो ब्लैक मेटल इतना चमक रहा था कि वो दोनों पल भर के लिए हिप्नोटाइज हो गए। अपने चिन पर हाथ रखकर लिथिया सोचने लगी कि अगर वो योद्धा हथियारों पर डिपेंड नहीं करता तो आखिर उसका कॉम्बैट स्टाइल क्या होगा। उसके ख्याल से वो अजनबी कोई मास्टर टेक्नीशियन होगा जो ब्रूट फोर्स के बजाय स्पीड और प्रिसीजन को ज्यादा अहमियत देता है। इसी चर्चा में खोई हुई कैरन ने उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल उस हथियार के अविश्वसनीय वेट ने उसे चौंका दिया। जैसे ही वो आगे की तरफ झुकी कैप्टन उसे पकड़ने के लिए लपका। उसे कंट्रोल करने की ताकत न होने की वजह से उस छोटी नोबल ने अपना बैलेंस खो दिया और वो ब्लेड उसके हाथों से फिसलकर सीधे पत्थर के आंगन की तरफ जा गिरी। उसने पत्थर को इतनी आसानी से काट दिया जैसे मक्खन में गर्म चाकू चल रहा हो। उस क्लीन कट की आवाज सुनकर पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। कैरन बिना कुछ बोले बस उस नतीजे को देखती रह गई। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी उसे क्या हो गया। जब कैप्टन और लिथिया ने देखा कि वो पत्थर बिना किसी रुकावट के एकदम सफाई से कट गया है तो उनके मुंह से चीख निकल गई। उस पल बड़ी बहन को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ आ गया कि दुनिया में ऐसा कोई आर्मर नहीं बना जो इंसान को इस हथियार से बचा सके। कांपते हुए कैप्टन को उस योद्धा की पुरानी बात याद आई कि वो बिना तलवार के और भी ज्यादा डेंजरस है। वो तुरंत ये देखने भागा कि कहीं उस इंसिडेंट में कैरन को कोई चोट तो नहीं आई। डर के मारे हकलाते हुए उसने कसम खाई कि अगर कुछ भी हुआ होता तो वो ड्यूक को बता देता कि इसमें पूरी गलती उसकी है न कि उसकी। इस बीच मैंशन के अंदर मेन हॉल में एक एलिगेंट टी सर्विस के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। हॉल के दरवाजे के बाहर दोनों बहनें चुपचाप सब सुन रही थी। अंदर से ड्यू की भारी आवाज आ रही थी और वो उस मिस्टीरियस हीरो को उसके किए हुए हर काम के लिए शुक्रिया कह रहे थे। कैरन हैरान रह गई क्योंकि उसके पिता की आवाज हमेशा के मुकाबले कहीं ज्यादा हम्बल लग रही थी। लिथिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि इसकी वजह तो एकदम साफ होनी चाहिए। दरवाजे के पीछे से सुनते हुए ही दोनों बहनों को एहसास हो गया कि उस डची के इतने बड़े लॉर्ड ने भी उस मास्क्ड मैन के सामने अपना सिर झुका दिया है। अपनी पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से ड्यूक को हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाना पड़ता था ताकि वो कहीं से भी कमजोर न दिखें।
अपने सीने पर हाथ रखकर लिथिया ने ठंडी सांस भरी और देखा कि कैसे एहसान की बोझ ने उसके पिता के प्राइड को भी झुका दिया है। कैरन को भी थोड़ा दुख हुआ कि उस किडनैपिंग की वजह से उसकी फैमिली को ऐसे झुकना पड़ा। लिथिया ने रूखेपन से पूछा कि क्या कैरन के पास अभी भी शिकायत करने का समय है। वो छोटी लड़की हैरानी में पलकें झपकाने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहन अचानक उससे इतनी तल्खी से क्यों बात कर रही है। एकदम डायरेक्ट होकर लिथिया ने उसे याद दिलाया कि उसने अभी अभी ड्यूकल मैंशन के उस पत्थर वाले आंगन को तहस नहस कर दिया है। जैसे ही उसे रियलिटी का एहसास हुआ, कैरन एकदम जड़ हो गई। उसे अचानक याद आया कि उसने किसी और की डिवाइन सोर्स से अपनी फैमिली के मेन वॉकवे को बर्बाद कर दिया है। आंखों में आंसू भरकर वो रोने लगी कि इस डिजास्टर की वजह से अब उसके पिता उसे पक्का मार डालेंगे। उसकी तरफ उंगली दिखाकर लिथिया ने और डराया कि उसने उस कैप्टन का भरोसा भी तोड़ा है, जिसने सिर्फ यकीन की वजह से उसे उस वेपन को छूने दिया था। कैरन घबराहट में धीरे धीरे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी ने उसे चेतावनी नहीं दी थी कि वो तलवार इतनी हैवी या इतनी ज्यादा शार्प होगी। लिथिया ने अपनी छोटी बहन को हार मानकर दुखी होते हुए देखा और वो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोका रही थी। हंसी रोकते हुए ही उसने कैरन से कहा कि अब रोना बंद करो। आखिर उसने उसे याद दिलाया कि अब कैरन एकदम हेल्दी है और उसके पास अपनी पूरी लाइफ पड़ी है उन सब अच्छी चीजों को एंजॉय करने के लिए जिनसे वो पहले दूर थी। ये सुनते ही कैरन का चेहरा खिल उठा और उसने ऐलान किया कि वो अपनी इन ठीक हुई टांगों के साथ अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएगी। उसकी वो खुशी वापस लौटते देखकर लिथिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी बहन के चेहरे पर वो खुशी लौटते देख लिथिया भी मुस्कुरा दी। कैरन ने सिर हिलाया और अब वो पहले से काफी शांत लग रही थी। बात बदलते हुए लिथिया ने गौर किया कि काय ने अपनी असली ताकत छुपाने की पूरी कोशिश की थी। अगर एम्परर को यह पता चला कि उसने इतनी आसानी से एक लेजेंडरी एलिक्सर इस्तेमाल कर लिया है, तो वो योद्धा बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। उस सैक्रिफाइस की वजह से कैरन ने कसम खाई कि वो उस मास्टर मैन को सबसे बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड देगी। तभी लिथिया को एक रिपोर्ट की एक अजीब बात याद आई और उसने अपना डाउट सबके सामने रखा। उसने जो कुछ भी सुना था उसके हिसाब से उस आदमी ने सारे रिवॉर्ड्स ठुकरा दिए थे और ऐसा बर्ताव किया जैसे वो रेस्क्यू मिशन उसके लिए कोई मामूली बात हो। असल दुनिया में कोई भी मामूली इंसान उन रिवॉर्ड्स को देखकर पागल हो जाता जो एक ड्यूक दे सकता था, जैसे पैसा, जमीन, इन्फ्लुएंस और स्टेटस। कोई भी समझदार इंसान इतने बड़े नोबल हाउस से मिलने वाले पेमेंट को मना नहीं करता। फिर भी लिथिया ने धीरे से माना कि वो बस एक बार फिर उसका चेहरा देखना चाहती है। कैरन तुरंत विरोध में चिल्लाई और बोली कि वो चाहती है कि सिर्फ वही उसका चेहरा देख पाए। हंसते हुए लिथिया ने उसे चिढ़ाया और कहा कि तुम तो जेलस हो रही हो, जैसे उस योद्धा को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहती हो। घबराकर कैरन अपनी सफाई देने लगी और कहा कि उसने तो रेस्क्यू के दौरान बस उसकी आंख के पास का एक स्कार देखा था। ये सुनकर लिथिया को पहले से कहीं ज्यादा बातें समझ आ गईं। अब कैरन की इस दीवानगी को पढ़ना मुश्किल नहीं था। उस लाल बालों वाली लड़की ने तुरंत तेवर दिखाए और इस बात से मना कर दिया कि उस अजनबी के लिए उसके मन में कुछ गहरा है। दोनों बहनों के बीच एक सन्नाटा छा गया और उनकी नजरों में एक ड्रामेटिक टेंशन साफ दिख रही थी। एकदम नर्वस होकर कैरन जिद करने लगी कि ये सिर्फ एहसान है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जब वो छोटी लड़की अपनी ही उलझन में डूबी हुई थी, तब बड़ों के कमरे का माहौल काफी भारी बना हुआ था। अपनी चाय पकड़कर कैरन चुपचाप दुआ मांग रही थी कि उसके पिता उस सेवियर को डराकर भगा ना दें। मेन हॉल के अंदर का एटमॉस्फेयर जरा भी कंफर्टेबल नहीं था। कमरे में प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो साफ महसूस हो रहा था। अपनी घबराहट छुपाते हुए ड्यूक और उनकी पत्नी उस काली आर्मर वाली जाइंट फिगर को बड़े खौफ के साथ देख रहे थे। उनके सामने वो नाइट बिना हिले डुले बैठा था, जैसे उसके शरीर की एक मसल भी न हिली हो। उस योद्धा के पोस्चर को समझ ना पाने की वजह से ड्यूक सोचने लगे कि आखिर इस योद्धा के इतने शांत रहने का कारण क्या है। आदमी ने अब तक बदले में कुछ मांगा क्यों नहीं? उस नोबलमैन की नज़र में वो अजनबी जानबूझकर ह्यूमिलिटी दिखा रहा था ताकि फैमिली को शर्मिंदा न होना पड़े। सबकी फिक्र करते हुए उस ब्लैक नाइट ने उस कर्ज को वसूलने का जरा सा भी साइन नहीं दिखाया जो उन पर चढ़ा हुआ था। उनकी बेटियों को बचाने के बाद वो अब ऐसी पोजीशन में था जहां ड्यूक उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते थे। एम्पायर में वेरदार को लेकर फैली अफवाहों की वजह से उस लॉर्ड को यकीन हो गया था कि वो जवान योद्धा नेशनल लेवल की किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो नाइट असल में नेशनल पावर के सबसे ऊंचे लेवल का बंदा था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पीछे इतना बड़ा बैकिंग था कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पॉलिटिशियन को कुचल सकता था। उस आर्मर के पीछे से उसका कुछ भी ना बोलना डची के शासकों को और भी ज्यादा डरा रहा था। सोफे पर एकदम अकड़कर बैठी डचेस ने धीरे से अपने पति को इशारा किया कि ये पूरी मीटिंग शायद उनकी लॉयल्टी का कोई टेस्ट हो सकती है। ड्यूक ने फुर्ती से सोचा कि ऐसे विजिटर के साथ बिना पूरी फॉर्मेलिटी के पेश आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उस टेंस सिचुएशन में फंसे होने की वजह से उसके दिमाग में एक के बाद एक कई थ्योरीज चलने लगीं। उसे उस योद्धा की खामोशी कोई शांति नहीं बल्कि साय से दी गई एक चेतावनी जैसी लग रही थी। इससे भी बुरा ये कि उस लॉर्ड ने मान लिया कि अगर वो मास्क्ड मैन बिना किसी प्रॉपर रिवॉर्ड के मैंशन से चला गया तो पूरी ड्यूकल फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तभी उस नाइट ने अपनी सीट पर थोड़ी हलचल की और उसके आर्मर के टकराने की आवाज से पूरा कमरा जैसे जम सा गया। ड्यूक की तो सांसें ही अटक गईं। उसे लगा कि उसके गेस्ट का सब्र अब जवाब दे चुका है। फौरन उस लॉर्ड को समझ आ गया कि इस बातचीत में एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो सेक्रेड एलिक्सर की बात छेड़ते हुए उसने खुद को आगे बढ़ाया और कंपेंसेशन देने की पेशकश की। एकदम पोलाइट और डायरेक्ट लहजे में ड्यूक ने कहना शुरू किया कि उनकी फैमिली बहुत सम्मानित महसूस कर रही है। अभी भी डरे हुए उसने माफी मांगी कि ऐसे हीरो के लायक रिवॉर्ड देने में उन्हें इतनी देर लग गई।
अपने हेलमेट के अंदर काई ने राहत की सांस ली और बस हामी भर दी, क्योंकि वो भी चाहता था कि ये मीटिंग बिना किसी डिजास्टर के खत्म हो जाए। एक शांत स्माइल के साथ ड्यूक की पत्नी ने बात जोड़ते हुए कहा कि ऐसा रिवॉर्ड देना उनके पूरे नोबल हाउस के लिए गर्व की बात है। अब जब वो मौका आ ही गया था तो ड्यूक ने रेस्क्यू के बदले पेमेंट की शर्तें बताना शुरू किया। अपनी 3 उंगलियां उठाते हुए उसने उस नाइट को एक प्राइवेट मैंशन, बहुत सारा पैसा और डची का पॉलिटिकल सपोर्ट देने का ऑफर रखा। इतनी बड़ी जनरोसिटी देखकर काई के होश उड़ गए और वो घबराहट में लगभग अपनी कंपोजर खोने ही वाला था। टी टेबल के दूसरी तरफ ड्यूक और डचेस बड़े हम्बल होकर उस ब्लैक नाइट से अपनी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करने की विनती कर रहे थे। ड्यूक के दिमाग में ये चल रहा था कि किसी एम्पायर एजेंट को ऑपरेशंस के लिए एक सीक्रेट बेस देना बहुत बढ़िया मूव है। ऐसा करने से डची को एम्परर के उन छुपे हुए वॉरियर्स का साथ भी मिल जाएगा। खुशी के मारे उस नाइट ने तुरंत उस ऑफर को मान लिया और फैसला वहीं के वहीं हो गया। ड्यूक के चेहरे पर एक छोटी सी जीत वाली मुस्कान आई, क्योंकि उसे लगा कि उसने वो इनविजिबल लॉयल्टी टेस्ट पास कर लिया है। जब टेंशन थोड़ी कम हुई तो उसने सलाह दी कि उसकी बेटियां खुद उस नाइट को आज ही उसका नया मैंशन दिखा दें। काई फौरन तैयार हो गया और कहा कि वो उस लग्जूरियस प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखेगा। बिना किसी देरी के डचेस ने फौरन गार्ड्स को आदेश दिया कि वो अपनी बेटियों को बुला लाएं ताकि वे गेस्ट के साथ जा सकें। अपनी सीट से बड़े ग्रेस के साथ उठते हुए उन्होंने नाइट से कहा कि वो कॉरिडोर की तरफ जाएं जहां से उन्हें विजिटर्स रूम तक ले जाया जाएगा। थोड़े अजीब तरीके से काई ने बस अपना सिर हिलाया और चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही वो बड़े दरवाजे उसके पीछे बंद हुए, मेन हॉल का सन्नाटा एकदम भारी सा हो गया। कांपते हाथों के साथ ड्यूक वापस अपनी चेयर पर टिक गए और अपनी अकड़ी हुई बॉडी को रिलैक्स होने दिया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उन्होंने धीरे से कहा कि वो सच में चैन की सांस ले रहे हैं कि इस मीटिंग से सही सलामत बच निकले। जाते जाते उन्होंने ये भी मान लिया कि उनकी बेटी सही कह रही थी और वो योद्धा वाकई में कोई मामूली इंसान। रिलैक्स होने दिया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उन्होंने धीरे से माना कि वो सच में चैन की सांस ले रहे हैं कि इस मीटिंग से सही सलामत बच निकले। जाते जाते उन्होंने ये भी मान लिया कि उनकी बेटी सही कह रही थी और वो योद्धा वाकई में कोई मामूली इंसान नहीं है। बगल वाले दरवाजे ठीक बाहर उस मास्क लड़के ने अपने हाथ फैलाए और अपनी छाती में रुकी हुई घबराहट की सांस को धीरे से बाहर छोड़ा। एरन ने तुरंत उसके ढीले और थके हुए पोस्टर को नोटिस किया और मज़े लेते हुए उस पर कमेंट किया। अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करते हुए काई ने मजाक किया कि जब इमोशंस छुपाने की बात आती है तो आर्मर बहुत काम की चीज़ है। बड़े प्यार से लीथिया ने उसे टी के लिए इनवाइट किया ताकि माँ बाप के साथ हुई उस अजीब मीटिंग के बाद वो थोड़ा रेस्ट कर सके। लेकिन कैरन सीधे काम की बात पर वापस आ गई और शिकायत करने लगी कि 3 बड़े रिवॉर्ड्स मिलने के बाद भी उसने कितने कम इमोशंस दिखाए हैं। थोड़ी चिढ़कर उसने कहा कि एक ही कॉन्वर्जेशन में एक विला ओनर और मिलियनेयर बनने के बाद वो कम से कम मुस्कुराने का नाटक तो कर ही सकता था। वहां अपनी टांगे फैलाकर बैठे हुए काई ने खुद को ये बोलने से रोक लिया कि अंदर ही अंदर तो वो खुशी के मारे मरा जा रहा था। अपने हेलमेट के पीछे उसने खुद से ये माना कि अचानक इतनी दौलत का पहाड़ मिल जाना उसके लिए समझना बहुत मुश्किल था। सच तो ये है कि अगर वो अकेला होता तो शायद खुशी के मारे कलाबाजियां खा रहा होता। लिथिया, जो अभी भी काफ़ी कंपोज्ड थी, उसने बात आगे बढ़ाई और कहा कि वो रिवॉर्ड के बारे में एक आखिरी पॉइंट क्लियर करना चाहती है। बड़ी सच्चाई के साथ उसने समझाया कि अगर डची ने जो ऑफ़र किया है वो काफ़ी नहीं है, तो काई के पास अभी मौका है कि वो जो चाहे मांग ले। अपनी शांत पर्सनैलिटी के पीछे छुपा काई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब उसके पास अपनी जेबें भरने के बाद खुद का एक मैंशन भी है और उसे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसने बड़ी सावधानी से अपना गंभीर बर्ताव बनाए रखा ताकि उसकी सीक्रेट एजेंट वाली इमेज खराब न हो जाए। बात बदलते हुए उसने पूछा कि क्या फैमिली के मैंशंस में से एक को सौंप देना डची के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। धीरे से मुस्कुराते हुए लीथिया ने जवाब दिया कि फैमिली के पास कई सारे विलाज हैं और उस खास प्रॉपर्टी से उनका कोई खास जुड़ाव नहीं है। कैरन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो घर एक इंसान के अकेले रहने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। डची के मेन रेजिडेंस के मुकाबले वो विला स्केल में ज़्यादा पीछे नहीं था। ये सुनकर काई को एहसास हुआ कि उसके उस छोटे से तोहफे की वैल्यू असल में कितनी ज़्यादा है। काई को अब समझ आया कि उसके उस छोटे से तोहफे की वैल्यू असल में कितनी भयंकर थी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि शायद कोई पागल नोबल ही होगा जो थैंक यू प्रेजेंट के तौर पर इतनी लग्जूरियस चीज़ किसी को दे देगा। तभी कैरन ने शरारती अंदाज में पूछा कि क्या उसका इरादा इस मैंशन में किसी और को भी साथ रखने का है। अपने हेलमेट के पीछे छिपे हुए काई ने एक नर्वस हंसी हंसते हुए कहा कि उसका प्लान इसे सिर्फ अपना पर्सनल बेस बनाने का है। लीथिया की नज़रों में ये बात एकदम नेचुरल लगी कि इतने फेमस हीरो की अब तक कोई वाइफ या स्टेबल पार्टनर नहीं है। फिर कैरन ने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या ब्लैक नाइट का इस वक्त किसी में रोमांटिक इंटरेस्ट है। ये सुनकर लीथिया एकदम से शर्मा गई और अपनी छोटी बहन को इतना पर्सनल सवाल पूछने के लिए डांटने लगी। माहौल और ऑकवर्ड होता उससे पहले ही काई ने बात संभाली और कहा कि तुम दोनों का जब मन करे इस विला में आ सकती हो
ताकि ये जगह खाली खाली ना लगे। ये सुनते ही कैरन की आंखें चमक उठीं और पर्सनली इनवाइटेड होने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी। काई ने बिना ज़्यादा सोचे ये वादा भी कर दिया कि वो उन्हें एक स्पेयर की दे देगा ताकि जब वो वहाँ ना हो तब भी वे अंदर आ सकें। सच तो ये था कि वो जानता था कि अगर ये लड़कियां विला में आती जाती रहेंगी तो सस्पिशियस लोगों और पड़ोसियों का ध्यान भटकाने के लिए ये एक परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन होगा। इस आइडिया से खुश होकर कैरन ने ऐलान किया कि वो अब रोज़ उसके पेशेंट्स को टॉर्मेंट करेगी। लीथिया ने भी जोश दिखाते हुए फौरन प्रपोज किया कि उन्हें अभी जाकर वो विला देखना चाहिए। सूरज की रोशनी में वो ग्रैंड मैंशन और भी शानदार लग रहा था। उसका बड़ा सा लिविंग रूम एकदम साफ सुथरा था। सारा फर्नीचर एकदम सही ऑर्डर में लगा था और किचन काफ़ी बड़ा और ब्राइट था, जहां हर तरह के यूटेंसिल मौजूद थे और नए सामान की तरह चमक रहे थे। लीथिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उसके परिवार की तरफ से एक छोटा सा शुक्रिया है, इसलिए वो इसे बोझ न समझे। काई ने भारी दरवाज़ा खोला तो देखा कि घर पहले से ही फर्नीचर और टेबल वेयर से पूरी तरह लैस है। उसने हैरान होकर पूछा कि क्या उसके लिए इतनी लग्जूरियस रेजिडेंस लेना ठीक है। कैरन ने उसे देखा और कहा कि तुम कभी कभी अजीब तरह से हम्बल हो जाते हो, जबकि वैसे तो तुम मुझसे बहुत कैजुअली बात करते हो। काई ने बड़े से लिविंग रूम में कदम रखा और वहाँ के आलीशान इंटीरियर को देखते हुए माफ़ी मांगते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने समझाया कि भले ही ये मैंशन उसे मिला है, पर वो चाहता है कि वो इसे अपना घर समझें और आराम करें। कैरन ने अपने हाथ कमर पर रखे और पलटकर कहा कि वो बिल्कुल थकी नहीं है। काई ने फिक्र जताते हुए कहा कि बच्चों को खुद पर इतना हार्ड प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कैरन चिल्लाई कि वो बच्ची नहीं है, पर उसे एहसास हुआ कि काई उसे बैठने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उसका ख्याल रख रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसका पैर अभी हाल ही में ठीक हुआ है। डार्क आर्मर पहनने काई ने अपने हाथ फैलाए और कहा कि उसने उस पर मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल नहीं की थी कि वो खुद को ओवर एक्सर्ट करे। उसने मजाक में जोड़ा कि अगर ये अफवाह फैल गई कि उसने एक ड्यूक की बेटी को ओवरवर्क कराया है तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर उसने मजाक किया कि अगर उसे सोफा से इतनी नफरत है तो वो इसके हार्ड आर्मर पर बैठ सकती है। एक सॉफ्ट सोफा और कड़क काले आर्मर के बीच कोई भी सोफा ही चुनता। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन लग रहा था, लेकिन कैरन ने सीधा जाकर उसकी गोद में ही डेरा डाल लिया। काई का शरीर एकदम स्टिफ हो गया और उसने घबराकर पूछा कि वो क्या कर रही है। कैरन ने लाल चेहरे के साथ जवाब दिया कि तुमने ही तो ये सजेस्ट किया था। काई ने कहा कि वो सिर्फ एक जोक था और ऐसे बैठना आरामदायक नहीं हो सकता। जब कैरन उसकी गोद में बैठी रही तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है और उसे सोफा ना चुनने का दुख हुआ। लीथिया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसके लिए सब ठीक चल रहा है। कैरन ने शर्म से लाल होकर कहा कि उसे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। लीथिया ने चमकती आंखों से जवाब दिया कि उसने कभी ये पूछा नहीं कि वो खुश है या नहीं। कारेन ने सिर उठाकर काई से पूछा कि जब ये उसका घर है तो वो अभी भी आर्मर क्यों पहने हुए है और उसे कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। काई ने जवाब दिया कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, हालांकि सच में वो भी इसे उतारना चाहता था। पर उसने सोचा कि लीथिया के सामने अपना चेहरा दिखाना बहुत ऑकवर्ड होगा, खासकर क्लॉक टावर वाली घटना के बाद। चूंकि वे वहां मिल चुके थे, उसे लगा कि उसे सब्जेक्ट बदलना होगा। ध्यान भटकाने के लिए उसने कारीन का सिर थपथपाया। कारीन और भी ज्यादा लाल हो गई और चिल्लाई कि उसे सिर छूना और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करना चाहिए। काई ने उसे जबरदस्ती नीचे दबाया और कहा कि उसे जल्दी सोफा पर मूव करना चाहिए, वरना उसका दर्द बढ़ता रहेगा। कारिन ने मना कर दिया। काई उलझन में था कि वो क्यों मना कर रही है। उन दोनों को देखते हुए उसने कहा कि फिर भी ड्यूक काफी बोल्ड हैं, जो तुम दोनों को मेरे साथ अकेला छोड़ दिया। लीथिया ने मतलब पूछा तो काई ने समझाया कि नॉर्मल हालात में कम से कम एक आदमी को साथ भेजना चाहिए था। भले ही उसने कारेन को बचाया हो, पर वो अभी भी उनके असली इंटेंशंस नहीं जानता, और ऐसी जगह पर कोई नहीं जानता कि क्या हो जाए। लीथिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पिता बिना सोचे समझे काम करने वाले इंसान नहीं हैं, उन्होंने बस काई को उस ट्रस्ट के काबिल समझा। काई ने कहा कि वो समझ गया, भले ही उनकी बात कम हुई है। उसे लगा कि ये ड्यू के लोगों को पहचानने के वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होगा। कारिन ने कहा कि उनके पास उस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि उसने उनके लिए एक सीक्रेट मेडिसिन तक इस्तेमाल की थी। लीथिया ने फिर डिनर के लिए पूछा, पर काई ने मना कर दिया। लीथिया ने आ भरते हुए कहा कि वो वाकई बहुत बिजी इंसान है। काई ने कहा कि ये कमोबेश काई ने कहा कि बात कमोबेश ऐसी ही है। कारेन ने उसे देखा और कहा कि अगर उसका शहर छोड़ने का प्लान है तो उसे कम से कम अलविदा कहने उसके घर आना चाहिए, और जब वो वापस आए तब भी उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। काई ने मना कर दिया और माना कि उसे ड्यूक से मिलने में डर लगता है। उसने कहा कि उनके स्टेटस में बहुत ज़्यादा फर्क है और उसके आसपास पहले से ही बहुत सारे ट्रबलसम मामले चल रहे हैं।
लीथिया थोड़ा पास आई और उससे रिक्वेस्ट की कि अगर ऐसा है तो वो जब तक हो सके इसी शहर में रहे। काई ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उसने माना कि ये वाकई एक प्यारा शहर है और उसका इरादा कुछ वक्त और रुकने का है। उसने कहा कि शायद वो थोड़ा साइट सीइंग भी करे। साथ ही उसने मन में सोचा कि अभी भी कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लीथिया उसके सामने बैठ गई और अजीब से जेस्चर्स करते हुए पागलों की तरह अपने दोनों हाथ हिलाने लगी। काई ने उलझन में अपना सिर झुकाया और कारेन भी अपना सिर इधर उधर हिलाने लगी और फिर पूछा कि उस जेस्चर का क्या मतलब था। घबराकर लीथिया ने जल्दी से कहा कि कुछ भी नहीं था। कारेन ने एकदम सपाट चर्रे के साथ बताया कि उसकी बहन उसे इशारा कर रही थी कि वो काई का हेलमेट उतारने की कोशिश करे। लीथिया डर के मारे कारेन का नाम चिल्लाई। कारेन ने जोर से सांस छोड़ी और कहा कि उसकी बहन उसे बाद में सजा दे सकती है क्योंकि ये साफ तौर पर उसकी गलती है। फिर उसने काई का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर उसकी बहन जेलस है तो उसे ये बात खुलेआम मान लेनी चाहिए। लीथिया एकदम सुन्न पड़ गई और यकीन न होने वाले अंदाज में जेलसी शब्द दोहराया और कहा कि ऐसी चीज नामुमकिन है। काई ने अपने सामने उन दोनों बहनों को देखा और सोचा कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है, पर लेडी लीथिया को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कारेन गुस्से में काई की तरफ मुड़ी और डिमांड करने लगी कि उसने उसकी बहन को इतनी बेरुखी से रिजेक्ट क्यों किया। काई ने हड़बड़ी में समझाया कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कि वो सुंदर है, हाई स्टेटस वाली है और लगभग एक अडल्ट है। यकीनन उसका कोई लवर होगा ही, तो क्या इससे गलतफहमी पैदा नहीं होगी। लीथिया थोड़ा असहज दिखी और कहा कि जैसा उसने कहा उसे वाकई बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स मिले हैं, पर फिलहाल वो सिंगल है। काई थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि अच्छा ऐसी बात है। कारेन ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि हर बार मर्द ही सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। उसने समझाया कि वे उसकी बहन के प्यार में तो पड़ जाते हैं, पर खुद को अपमानित महसूस करने के बाद वे दोबारा सामने आने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। काई ने कहा कि ये तो बहुत बुरा लगता है। उसने आगे जोड़ा कि वो समझ सकता है कि उन आदमियों को कैसा महसूस होता होगा, क्योंकि इतनी बेमिसाल खूबसूरती के सामने नेचुरल तरीके से बिहेव करना मुश्किल होता है। कारेन ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि उसकी बहन असल में थोड़ी क्लिंगी है। जब भी वो किसी के करीब जाना चाहती है तो वो इंसान और भी ज्यादा शाय हो जाता है और उसे अवॉइड करने लगता है। लीफिया ने अपना चेहरा छिपा लिया और कारेन से चुप होने की भीख मांगने लगी और कहा कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। काई ने अपनी गोद में बैठी कारेन को नीचे देखा और सोचा कि उसे किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है, जबकि वो खुद अभी तक वहीं बैठी है। कारेन ने सोफे को थपथपाया और काई से कहा कि वो भी इसे ऐसे ही थपथपा कर देखे। काई ने पूछा क्यों। कारेन ने बिना सवाल किए उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया। बेबसी में काई ने सोफे को थपथपाया। लीफिया तुरंत वहां आई और उसके बगल में बैठ गई। कारेन ने अपने हाथ फैलाए और पूछा कि क्या उसे अब समझ आया। लीफिया ने अपनी पलकें झपकाईं और फिर अचानक अपना हाथ उसके बख्तरबंद हाथ के ठंडे काले धातु वाले गॉन्टलेट पर रख दिया। कारेन ने सजेस्ट किया कि उन्हें ऐसे ही बातें जारी रखनी चाहिए। लीफिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इसमें बहुत खुशी होगी। बाद में ड्यूक के मैंशन के सामने एक बग्घी शांति से इंतजार कर रही थी। लीफिया मुस्कुराई और कहा कि आज उसने वाकई बहुत मदद की और ये उनके लिए सम्मान की बात थी। उसने उस कीमती वक्त के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया जो उसने उन्हें दिया। आखिरी एहसान के तौर पर उसने उससे फैमिली क्रेस्ट स्वीकार करने को कहा और समझाया कि ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे पूरा होने में करीब 3 दिन लगेंगे। एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो वे खुद दोबारा उससे मिलने आएंगे और उस वक्त वे एस्टेट के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर भी बात करना चाहते हैं। काई ने जवाब दिया कि वो समझ गया है। कारेन ने विदा लेते हुए अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई और कहा कि जब तक वे दोबारा नहीं मिलते वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। काई ने हाथ हिलाया और उसे भी वैसा ही करने को कहा। उसने कहा कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए और अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे ही बग्घी धीरे धीरे जाने लगी, काई ने उनके पीछे हाथ हिलाया और अलविदा कहा। बग्घी को दूर जाते देख उसने आखिरकार कहा कि वो अब अपना हेलमेट उतार सकता है। उसने वो भारी हेलमेट उतारा जिससे उसके नीचे का एक युवा चेहरा सामने आया और राहत की एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि अब काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। उनके अलग होने के बाद बग्घी पेड़ों वाली सड़क पर चलने लगी। लीफिया बग्घी के अंदर झुकी और कारेन को देखते हुए कहा कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया। कारेन ने थोड़े अफसोस के साथ कहा कि सच कहूं तो वो थोड़ा और रुकना चाहती थी। लीफिया मुस्कुराई और कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा। कारेन ने फिर पूछा कि क्या खूबसूरती की तारीफ सुनना अच्छा लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसे नाम से पुकारा, जो वाकई बहुत कंसिडरेट बात थी। लीफिया ने शर्म से अपना सिर झुकाया और कहा कि शायद हाँ। उसने माना कि आज उससे बात करने के बाद वो लगातार यही सोच रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होने के बावजूद वो कितना उदार और ब्रॉड माइंडेड है। उसने सोचा कि क्या वाकई सिर्फ ऐसा ही कोई इंसान हल्दी के लायक होगा। कारेन ने दबी आवाज में कहा कि शायद ये सच है।
फिर उसने अपनी बहन से कहा कि उसके वहां रुकने की असली वजह शायद उसका चेहरा देखने का एक और मौका पाना था। उसने कहा कि उसने लीफिया को पहले कभी ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। लीफिया ने कहा कि आखिरकार वो कारेन का मसीहा है और इस बात के भी पक्के चांस हैं कि वो वही इंसान है जिससे वो क्लॉक टावर पर मिली थी। उसने माना कि वो सच में अपनी आंखों से उसका चेहरा देखना चाहती थी। कारेन ने उसे ऐसा चेहरा न बनाने को कहा और बोला कि एक बार घर वापस जाने के बाद वो उसका चेहरा उसके लिए ड्रॉ कर सकती है। लीफिया ने अजीब अंदाज में जवाब दिया कि वो इस सोच की कद्र करती है, पर कारेन का ड्राइंग स्टाइल काम आने के लिहाज से बहुत ज्यादा यूनिक है। तभी लीफिया अपना सिर खिड़की की तरफ घुमाती है। कारेन पूछती है कि वो क्या देख रही है। दूर कहीं काई ने अपना भारी हेलमेट उतार दिया था और अपना वो यूथफुल चेहरा दिखाते हुए राहत की एक लंबी सांस ली थी। लीफिया बस उसे एक टक देखती रह गई। कारेन ने ध्यान दिया और अपनी बहन को आवाज दी। लीफिया के होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा कि सच कहूं तो वो आदमी उसे आखिर वक्त तक चढ़ा रहा था। कारेन चौंक गई और उसने पूछा कि क्या वो वाकई वही इंसान है जिससे वो क्लॉक टावर पर मिली थी। लीफिया ने सिर हिलाया और कहा कि उसे पूरा यकीन है। उसने कहा कि वो सच में एक बहुत ही भला इंसान है। भले ही इतनी कीमती स्पिरिचुअल मेडिसिन इस्तेमाल करने पर उसे अपने सुपीरियर्स से सज़ा मिल सकती थी, फिर भी उसने उसे इस्तेमाल करना चुना। उधर काई भी कारण के बारे में सोचता है और कहता है कि उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। अगर इससे उसका पैर ठीक हो सकता था तो ये पूरी तरह वर्थ इट था। खुद की चिंता करने के बजाय लीफिया कहती है कि वो कारेन को पहले की तरह फिर से आज़ाद और खुश देखना चाहती थी। उसकी बातें कारेन की गिल्ट को धोने और उसे एहसान तले दबा महसूस न होने देने के लिए थीं। लीफिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या एक असली ताकतवर आदमी की पहचान ऐसी ही होती है। शायद उसका क्लॉक टावर पर आना भी उनके लिए ही था, ताकि वो अपहरणकर्ताओं से उनकी रक्षा कर सके और साई की तरह सब पर नजर रख सके। अगर ये सच है तो वो सोचती है कि उसने उनके लिए पहले ही न जाने कितना कुछ कर दिया है। जैसे ही काई अपना भारी हेलमेट उतारता है, वो कहता है कि अब नहाने का वक्त हो गया है। लीफिया के ख्यालों का सिलसिला जारी रहता है और उसके गालों पर हल्की लाली छा जाती है। बिना किसी का ध्यान खींचे और बदले में बिना कुछ मांगे वो चुपचाप अकेला काम करता है और अपने आसपास के हर इंसान को प्रोटेक्ट करता है। उसे वो एक बेहद काबिल और तारीफ के लायक आदमी लगता है। वो मन ही मन उम्मीद करती है कि परसों का दिन जल्दी आ जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी बातें हैं जो उसे उससे कहनी है। कारिन अपनी बहन को गौर से देखती है और फिर मुस्कुराकर कहती है कि लीफिया बिल्कुल प्यार में पड़ी एक लड़की की तरह दिख रही है। लीफिया कहती है कि चूंकि वो उसका इतना ख्याल रखता है, इसलिए वो उसके और करीब जाना चाहती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर उसके पिता को पता चला कि वो क्या सोच रही है तो वे क्या कहेंगे। अपनी ठुड्डी पर उंगली रखकर वो सोच में डूब जाती है और इमेजिन करती है कि उसके पिता की नज़रों में काई शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसे समझना इतना आसान नहीं है। वो सोचती है कि वे इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। सड़क के बाहर सराय पर धूप बिखरी हुई है। इनकीपर एक कपड़ा तह करते हुए थोड़े दुख के साथ कहता है कि काई को अब और न देख पाने का ख्याल उसे अचानक अकेला महसूस करा रहा है। वो आगे कहता है कि जब काई पिछली रात वापस नहीं आया तो उसे एहसास हो गया था कि ये दिन आने वाला है। काई अपनी प्लेट में रखे स्टेक को काटता है और शांति से कहता है कि वो अब वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन वो खाने के लिए वापस आता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अभी आया है। इनकीपर उसे मज़े से खाते हुए देखता है और हंसते हुए पूछता है कि क्या काई को वहाँ का खाना वाकई इतना पसंद है। एक निवाला निगलने के बाद काई कहता है कि वहाँ का खाना सच में बेहतरीन है। इनकीपर के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि ये सुनकर उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसने कहा कि वो काई के दोबारा आने का इंतजार करेगा। काई सिर हिलाता है और कहता है कि वो शुक्रगुजार है। काउंटर के सहारे टिकते हुए इनकीपर पूछता है कि काई ने आगे कहाँ रुकने का सोचा है। वो कहता है कि अगर काई किसी और इनके बारे में सोच रहा है तो वो कुछ अच्छी जगहों के नाम बता सकता है। काई मांस का एक और टुकड़ा उठाता है और कहता है कि उसे एक घर मिल गया है और वो कुछ समय वहीं रहने का इरादा रखता है। इनकीपर एकदम सन्न रह जाता है और फिर शौक में पूछता है कि क्या काई ने घर खरीद लिया है। काउंटर पर बैठकर खाते हुए काई समझाता है कि वो बार बार मना करता रहा, लेकिन ड्यूक ने उसे वो घर देने की जिद पकड़ ली थी। उसने बताया कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसे शुक्रिया कहने के लिए कोई सही गिफ्ट ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दिया होगा, जिसमें काफ़ी मेहनत लगी होगी। इनकीपर बेबसी में जवाब देता है कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि किसी ड्यूक से एक विला मिलना बहुत बड़ी बात है। काई कहता है कि सुनने में तो ये काफ़ी बड़ा मामला लग रहा है। इनकीपर चिड़चिड़े अंदाज में कहता है कि उसके कहने का मतलब ये नहीं है। वो समझाता है कि एक नोबेल के पास कितने विला हैं, ये खुद में एक ताकत का सिंबल है जो आम लोगों की कल्पना से बाहर है। उसकी नज़र में ड्यूक ने यह फैसला लिया कि काई के साथ रिश्ता बनाना उस सिंबल को बचाए रखने से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। काई खामोशी से सुनता है।
इनकीपर फिर पूछता है कि काई असल में किस तरह का इंसान है। काई अपने हाथ फैलाता है और कहता है कि वो बस एक मामूली आदमी है। फिर वो पैसों से भरी एक भारी थैली निकालता है और मेज पर रख देता है और कहता है कि वो इसे देना लगभग भूल ही गया था। वो कहता है कि ये उस सारी देखभाल और रहने की जगह और सलाह के लिए पेमेंट और उसका शुक्रिया है जो उसे वहां मिली। इनकीपर थैली को घूरता है और पूछता है कि इसमें क्या है। वो कहता है कि इसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह पैसों से भरी है। काई उसे उसकी तरफ खिसकाता है और कहता है कि ये कैश है। उसने समझाया कि इनकीपर ने उसे पनाह दी और उसे काम की सलाह दी जिससे उसे सच में बहुत मदद मिली। इनकीपर अपने हाथ हिलाता है और कहता है कि वो सच में काई के पैसे नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत डरावना लग रहा है। काई बेबसी से कहता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो कहता है कि वो स्वभाव से कंजूस है, लेकिन इनकीपर को इस तरह की पागलपन भरी बातों में घसीटने के बाद उसे वाकई बुरा लग रहा है। इनकीपर पूछता है कि वो किस पागलपन की बात कर रहा है। काई समझाता है कि इनकीपर ने उसे ड्यूक के लोगों से छिपाने में मदद की और उस दौरान वो काफी टेंस रहा होगा। इनकीपर कहता है कि फिर भी उसने बस अपने मेहमानों के साथ सही बर्ताव करने की अपनी पूरी कोशिश की थी। काई मुस्कुराता है और कहता है कि उसे सच में खुशी है कि वो उस सराय में रुका। इनकीपर गर्व से पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वो जगह काफी शानदार है कि इनकीपर ने उसे ड्यूक के लोगों से छिपाने में मदद की और उस दौरान वो काफी टेंस रहा होगा। इनकीपर कहता है कि फिर भी उसने बस अपने मेहमानों के साथ सही बर्ताव करने की अपनी पूरी कोशिश की थी। काई मुस्कुराता है और कहता है कि उसे सच में खुशी है कि वो उस सराय में रुका। इनकीपर गर्व से पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वो जगह काफी शानदार है। काई सिर हिलाता है और कहता है कि उसे ऐसा ही लगता है। इनकीपर अचानक थोड़ा झेम जाता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। वो कहता है कि ऐसा सच्चा जवाब सुनकर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और काई को इस बात से इनकार कर देना चाहिए था, या फिर कम से कम वो बेचारा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो दिख ही रहा था। काई ने अपना हेलमेट वापस पहन लिया। इनकीपर हंसने लगा और उससे कहा कि दोबारा आना मत भूलना। काई ने जवाब दिया कि वो पक्का आएगा। वो मुड़ा और टैवर्न से बाहर निकल गया। इनकीपर ने पैसों की वो थैली उठाई और ये पक्का करने के बाद कि कोई देख तो नहीं रहा, उसने उसकी डोरी ढीली की। चमकते हुए गोल्ड कॉइन से भरी थैली देखकर उसके होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि कोई इतने सारे पैसे इतने कैजुअली कैसे दे सकता है, जबकि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान ऐसा कभी नहीं कर पाता। वही आदमी खुद को कंजूस कह रहा था। उधर 3 बड़ी शक्तियों में से एक होली चर्च के अंदर नैना ने मैरी के गाल खींचे और उससे कहा कि पैर पर पैर चढ़ाकर मत बैठो, वरना तुम्हारा ये प्यारा चेहरा खराब हो जाएगा। मैरी ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया कि नाह को उसका चेहरा छूना बंद करना चाहिए। नाह ने अपनी बहन को गौर से देखा और कहा कि शायद तुम असल में ऐसी ही दिखती हो। कभी अंधी रही नाह को अब उस पनेशिया की वजह से अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई थी। मैरी ने पूछा कि नीना खुद को क्या समझती है और आखिर कितनी बार वे एक ही बात दोहराने वाली हैं। नीना ने शांति से कहा कि ये शायद 7वीं बार है। मैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा कि क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही है। नीना दूसरी तरफ मुड़ गई और कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर उसने जोड़ा कि मैरी के बात करने का तरीका बहुत रफ है और फिर से दोहराया कि उसे पैर क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इससे उसकी ब्यूटीफुल इमेज खराब होती है। मैरी अपनी चेयर पर पीछे की ओर झुक गई और कहा कि कभी कभार इस तरह रिलैक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने माना कि अगर परिवार के बाहर का कोई उसे इस तरह देखता तो ये प्रॉब्लम होती, पर जरूरत पड़ने पर वो एकदम परफेक्टली बिहेव कर सकती है। उसने अपनी कमर सीधी की, एक एलिगेंट पोस्चर अपनाया और पूछा कि क्या नैना को अब फर्क दिख रहा है। नाह उसे देखती रही। मैरी ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि नाह को उसे इस तरह देखना बंद करना चाहिए। उसने कहा कि जब से आंखों की रोशनी वापस आई है, नाह पहले से कहीं ज्यादा रिजिड हो गई है। नीना ने जवाब दिया कि वो सिर्फ वही कह रही है जो कहना जरूरी है। उसने इशारा किया कि मैरी का ये सो कॉल्ड कभी कभार वाला बर्ताव तो हर एक। मेरी कहती है कि ये तो वाकई बहुत बड़ी तारीफ है। लीफिया मुस्कुराती है और कहती है कि जैसे ही तुम उससे मिलोगी तुम खुद समझ जाओगी। मेरी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। अपनी बहन की तरफ देखते हुए मैरी कहती है कि काई नाम के उस आदमी ने सच में कुछ बहुत ही इंप्रेसिव किया है। उसने अकेले ही नैना को बचाया, पेनेसिया का इस्तेमाल एकदम फ्री में किया और वो भी एक साथ 3 बोतलें खाली कर दी। नैना ने अपनी छाती पर लटके उस पेंडेंट को कसकर पकड़ा और कहा कि उसे सब पता है। वो कहती है कि उसका अपीयरेंस और दिल दोनों ही एकदम फ्लॉलेस हैं, बिल्कुल वैसा जैसा उनकी बहन को पसंद आता है। मैरी मुस्कुराई और पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो नैना का भी टाइप है। नैना थोड़ी नर्वस हो गई और कहने लगी कि उसकी आंखों की रोशनी अभी अभी वापस आई है, इसलिए उसे मर्दों के मामले में अपना टेस्ट डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिला। अपने गाल पर हाथ रखकर मैरी कहती है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं है। खैर जो भी हो, वो कहती है कि नैना अभी काई पर नजरें टिकाने के लिए बहुत छोटी है। अगर वो होली मेडिसिन को ऐसे फ्री में बांट सकता है तो पक्का वो वर्डा होगा, और अगर ये सच है तो नैना को हजारों राइवल्स का सामना करना पड़ेगा। शर्म से लाल होते हुए नैना ने बहस की कि अपनी उम्र की वजह से शायद उसके पास अभी भी एक चांस है। मैरी ने चढ़ाते हुए कहा कि अब कोई जोश में आ रहा है।
तभी एक नन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर लेडी मैरी और लेडी नैना से कहा कि अब उनकी ड्यूटी संभालने का टाइम हो गया है। मैरी ने मुस्कुराकर कहा कि वो इसे संभाल लेंगी। फिर उसने अपनी छोटी बहन की तरफ मुड़कर कहा कि अब चलने का समय है। नाहा एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर जवाब दिया कि वो समझ गई। दोनों श्रद्धालु अनसाची बहनें नैना और मैरी अपने दिल में उस दिन की एक शांत उम्मीद जगाए बैठी हैं जब वो काई से दोबारा मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ काई रोशनी और परछाई के बीच खामोशी से अपने किस्मत का इंतजार कर रहा है। 3 दिन बाद मैरी एक बेंच पर पस्त होकर गिर गई और शिकायत करने लगी कि वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है। लीफिया पास आई और कहा कि वो फिर से काम से बचते हुए पकड़ी गई है। मैरी चौंक गई और फिर हड़बड़ी में बोली कि ये तो लेया है। उसने जोर देकर कहा कि वो काम से जी नहीं चुरा रही है, बस रेस्ट कर रही है। उसने आगे कहा कि बहुत समय हो गया है और बताया कि लीफिया का उस दिन आने का कोई शेड्यूल नहीं था। उसने उसे ये भी याद दिलाया कि प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना पिछले गार्डन में आना मना है। लीफिया ने अजीब तरीके से माफ़ी मांगी। मैरी ने कहा कि फिक्र मत करो और उसे पहले बैठने के लिए कहा। दोनों बेंच पर अगल बगल बैठ गईं और हल्की हंसी मजाक करने लगीं। मैरी ने फिर पूछा कि क्या कैरन आज उसके साथ नहीं है और क्या वो अकेली आई है। लीफिया ने जवाब दिया कि कैरन बाहर नैना से बातें कर रही है जबकि नैना आंगन साफ कर रही है। मैरी ने सिर हिलाया और कहा कि वो समझ गई। फिर उसने कहा कि जब से वो बहनें वहां फिर से दिखी हैं तब से ड्यूक की फैमिली ने काई को अच्छे से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया होगा। बेंच पर बैठी लीफिया ने कहा कि उसने अभी पर्सनली अपने पिता का लेटर मैरी के पेरेंट्स को दिया है और अब उनकी बारी है। मैरी ने आह भरी और कहा कि वो मीटिंग आखिरकार होने ही वाली है। उसने बताया कि उसकी छोटी बहन हर दिन उसे देखने की रट लगाए रहती है क्योंकि वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करती है। लीफिया ने मजबूरी में जवाब दिया कि कैरन का भी यही हाल है। कैरन बार बार पूछती रहती है कि क्या उसकी बहन आज फिर विला जा रही है। कैरन कहती है कि कैरन को आखिरकार उसके अलावा कोई ऐसा मिल गया है जिस पर वो भरोसा कर सके और अब तो वो लगभग उसी इंसान की गोद में ही रहती है। डांट खाने के बाद भी और पिछवाड़े में दर्द होने के बाद भी वो वहां से हटने का नाम नहीं लेती। मैरी मुस्कुराई और पूछा कि क्या काई के पास वाकई इतना इर्रेसिस्टिबल चार्म है। एक प्यारी नज़र के साथ लीफिया ने कहा कि ऐसे चार्म को शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि वो अब तक का सबसे बेहतरीन इंसान है जिससे वो कभी मिली है। मैरी कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ी तारीफ है। लीफिया मुस्कुराती है और कहती है कि जब मैरी उससे मिलेगी तो वो खुद ही सब समझ जाएगी। मैरी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत अनयूजुअल बात है और फिर पूछती है कि क्या लीफिया ने अपनी पिछली मीटिंग में काई को कोई बड़ा रिवॉर्ड दिया था। लीफिया थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ जवाब देती है कि इस मैटर पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। मैरी थोड़ा और करीब आती है और कहती है कि फिर भी एक रेफरेंस के लिए उसे बता दे। वो समझाती है कि अनसाची फैमिली ने अभी तक अपने थैंक्स का तरीका डिसाइड नहीं किया है, इसलिए वो जानना चाहती है कि ड्यूक की फैमिली ने इसे कैसे हैंडल किया ताकि वो कोई इम्प्रॉपर गिफ्ट देने से बच सकें। लीफिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो वार्न करती है कि मैरी को ये बात किसी और को बिल्कुल नहीं बतानी है। वो कहती है कि अगर मैरी ने ये बात लीक की तो वो सबकी नज़रों में मैरी का असली नेचर एक्सपोज कर देगी। मैरी जल्दी से जवाब देती है कि वो समझ गई। मैरी के कान के पास झुककर लीफिया धीरे से फुसफुसाती है कि उसे बहुत धीरे बोलना होगा। वो बताती है कि उन्होंने काई को रिवॉर्ड में एक विला और एक फैमिली क्रेस्ट दिया था जो सम्मान का सिंबल है। मैरी उसे हैरानी से देखती है और पूछती है कि क्या सच में सिर्फ इतना ही दिया। वो कहती है कि काई ने पेनीसिया इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कैरन की जान भी बचाई, तो ऐसा कॉम्पनसेशन तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लीफिया हेल्पलेस होकर जवाब देती है कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती है, लेकिन उस समय उनके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। मैरी अपनी भौहें सिकोड़ती है और कहती है कि ज़्यादा ऑफर करने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर रहा होगा। लीफिया एक लंबी सांस लेती है और समझाती है कि काई ने न केवल खुद से कुछ नहीं मांगा बल्कि जो कॉम्पनसेशन वो उसे देना चाहते थे उसे लेने से भी मना कर दिया। मैरी अपने हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाती है कि ऐसा इंसान भला कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। सीरियस चेहरे के साथ लीफिया कहती है कि उसने शुरू से ही बताया था कि काई सबसे परफेक्ट इंसान है जिससे वो कभी मिली है। वो आगे कहती है कि यहाँ तक कि उसके पिता ने भी यही कहा और वो खुद तो उसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती। मैरी साफ तौर पर सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि क्या लीफिया के पिता ने भी सच में ऐसा कहा। लीफिया अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि आजकल उसके पिता अपनी अगली मीटिंग की तैयारी में अपना दिमाग खपा रहे हैं। वो कहती है कि जब तक वो परफेक्ट प्रिपरेशंस नहीं कर लेते तब तक शायद वो काई से नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर पाएंगे। मैरी अपनी नज़रें नीची करती है और कहती है कि अगर उसके पिता जैसा आदमी काई के साथ डील करना इतना ट्रबलसम मानता है तो काई सच में एक मॉन्स्टर है। वो पूछती है कि क्या लीफिया को सच में यकीन है कि वो आदमी इस दुनिया का बस कोई ऑर्डिनरी प्लेयर है। लीफिया जवाब देती है कि उसके पिता ने एक बार डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि उनके नीचे काम करने वाला कोई भी आदमी ऐसा कुछ न करे जिससे वो इंसान उनका एनिमी बन जाए। मैरी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इसका मतलब है कि भले ही लीफिया के पास कुछ आइडिया हों पर वो अभी खुलकर नहीं बोल सकती।
वो आगे कहती है कि अगर काई सच में वटा है तो मैटर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन शायद उन लोगों से भी ऊपर है। हालांकि उसे नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, पर उस जैसे आदमी को जो चाहिए वो हासिल कर सकता है। लिफिया कहती है कि उनकी बातचीत के दौरान उसे सच में ऐसा लगा कि काई को ड्यूक फैमिली के क्रेस्ट से ज़्यादा मनी में इंटरेस्ट था। मैरी दंग रह जाती है और कहती है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। वो तर्क देती है कि मनी तो हार्ड वर्क से कमाई जा सकती है, लेकिन कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, ड्यूक का फैमिली क्रेस्ट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी कैजुअली हासिल कर सके। वो कहती है कि ऐसा क्रेस्ट एक परमानेंट शील्ड है और एक ऐसी गारंटी है जिसकी हर कोई तारीफ करता है जब तक वो हाउस एग्जिस्ट करता है। फिर वो अंदाज़ा लगाती है कि अगर काई सच में वोटा है और उसे पहले से ही इंपीरियल सपोर्ट मिला हुआ है, तो शायद उसके लिए उस तरह के प्रोटेक्शन चार्म से ज़्यादा मनी की वैल्यू होना कोई अजीब बात नहीं है। लिफिया कहती है कि उसे लगता है काई इसलिए खुश था क्योंकि मनी से वो और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाएगा। मैरी के चेहरे पर एक पजल्ड एक्सप्रेशन आता है। लिफिया आगे कहती है कि अगर कोई मनी की वजह से परेशान हो तो विला मिलना उसे बहुत ज़्यादा खुशी देगा, लेकिन जो इंसान खुद इतने एक्सीलेंट इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसे कभी अपने दम पर नहीं खरीद पाएगा। मैरी सिर हिलाती है और कहती है कि वो समझ गई। इससे वो कंक्लूजन निकालती है कि उनकी तरफ से भी एक बहुत ही जेनरस रिवॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए। तभी लिफिया मुड़ती है और उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि काई बिल्कुल मैरी का टाइप है। मैरी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो प्रोटेस्ट करते हुए पूछती है कि लिफिया ने ऐसी बकवास कहाँ से सुनी। वो कहती है कि ना ने भी पहले यही बात कही थी। लिफिया हल्की हंसी के साथ कहती है कि नैना सच में बहुत शार्प है। मैरी उसकी तरफ उंगली उठाकर कहती है कि लिफिया को हंसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वही है जिसके चेहरे से काई के लिए साफ तौर पर अफेक्शन झलकता है। वो वॉर्न करती है कि अगर लिफिया ने ऐसे ही दिखावा करना जारी रखा तो वो जाकर सीधे काई को बता देगी कि लिफिया को उससे पागलों की तरह प्यार हो गया है। लिफिया घबरा जाती है और मैरी का नाम चिल्लाती है। इस बीच नैना सड़क पर चल रही है और कह रही है कि वो आखिरकार उसे देखने जा रही है। वो मानती है कि वो अब और वेट नहीं कर सकती। शुरू में वो कहती है कि वे सब बहुत घबरा गए थे क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतने कॉन्स्पिक्यूअस इक्विपमेंट के साथ होने के बाद भी वे उसे ट्रैक करने में फेल हो गए। वो कन्फेस करती है कि उसे सच में डर था कि पेनेसिया इस्तेमाल करने के लिए उसे डांट पड़ेगी। कारेन एक उंगली उठाती है और कहती है कि अगर ना ऐसी बात पर गिल्टी महसूस करेगी तो काई उल्टा उसे ही डांटेगा। वो कहती है कि अपनी चिंता करने के बजाय काई यही चाहेगा कि वो अपनी नई फ्रीडम का इस्तेमाल उन सभी कामों को करने में करे जो वो पहले नहीं कर पाती थी और उनका पूरा एंजॉयमेंट ले। ना हैरान होकर पूछती है कि क्या काई ने सच में ऐसा कहा था। फिर वो कारेन को थैंक्स कहती है और बताती है कि ये सुनकर उसे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। कारेन अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि काई ने यह भी मेंशन किया था कि अगर उसे सच में डांट पड़ती भी है तो भी उसे अपने चॉइस पर कभी पछतावा नहीं होगा। वो आगे कहती है कि काई को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे लेक्चर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद वो स्पेक्यूलेट करती है कि उसने अपने सुपीरियर का ऑर्डर नहीं माना, या शायद उसे पहले से पता था कि ऐसा करने से कोई असली ट्रबल नहीं होगी क्योंकि उसने पक्का अपनी साख बनाई होगी। इतने सारे मेरिट्स जमा करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन शायद उसे खोना नहीं चाहेगी। नीना अपने गाल को छूती है और कहती है कि ये सुनने में बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। वो कहती है कि वो उस टाइप का इंसान लगता है जो सही काम करते वक्त कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा। फिर वो पूछती है कि क्या कारेन को पता है कि काई कब तक टाउन में रुकने का प्लान कर रहा है। कारेन अपने हाथ फैलाती है और कहती है कि काई ने मेंशन किया था कि उसे अभी कुछ मैटर्स हैंडल करने हैं, इसलिए वो कुछ समय और रुकने वाला है। वो कहती है कि वो सच में बहुत बिजी लग रहा था। उसकी बहन ने तो उसे थैंक्स कहने के लिए घर पर डिनर का इनविटेशन भी दिया था, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे काम थे जो उसे हर हाल में करने थे। कारेन सोचती है कि क्या वो कहीं दूसरों की हेल्प कर रहा है या टाउन में पेट्रोलिंग कर रहा है। नीना अपना सिर झुकाती है और कहती है कि रात के वक्त वो ब्लैक आर्मर सच में उसे गायब होने में मदद करता है। वो आगे कहती है कि ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बनाती है। कारेन थोड़ा करीब आती है और कहती है कि चूंकि नैना इसमें इतना इन्वेस्टेड है इसलिए वो उसे गुड न्यूज़ देगी। वो उसे बताती है कि काई अक्सर लंच के लिए इन में आता है और उसे सिंपल डेली फूड पसंद है। नैना तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके पीछे से कारेन उसे आवाज़ लगाती है और पूछती है कि क्या वो सच में अभी जाने का प्लान कर रही है। शर्माते हुए नीना जवाब देती है कि बेशक वो ऐसा नहीं कर रही। वो कहती है कि उसे कम से कम पहले उसे ढंग से थैंक्स कहना चाहिए। कारेन बेंच पर ही बैठी रहती है और पूछती है कि क्या नैना उसे पीछे छोड़कर जाने वाली है। उसी समय काई सड़क पर चल रहा होता है और एक टावन के सामने रुकता है। अंदर नैना इनकीपर से पूछ रही है कि वो जेंटलमैन आमतौर पर किस टाइम आता है। इनकीपर हड़बड़ाते हुए कुछ बोलता है। नीना थोड़े सख्त लहजे में माफ़ी मांगती है पर कहती है कि वो उसे वो इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए ज़रूर कहेगी। इनकीपर को पसीना आने लगता है। वो जल्दी से कहता है कि काई आमतौर पर इसी फिक्स टाइम पर आता है। दरवाजे के बाहर खड़ा काई सोचता है कि इनकीपर की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा हो,
वो खुद से कहता है कि वो तो बस मील के लिए आया है। नीना आगे पूछती है कि काई आमतौर पर क्या ऑर्डर करता है। इनकीपर कहता है कि वहाँ कोई फिक्स मेन्यू नहीं है, क्योंकि काई हमेशा अपने मूड के हिसाब से चीज़ें ऐड करता है। नीना पूछती है कि काई ने सबसे रिसेंटली क्या खाया था। इनकीपर कल के ऑर्डर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि काई ने वो खाया था। नीना सिर हिलाती है और बिल्कुल वही सेम चीज़ मांगती है। इनकीपर फौरन अग्री कर जाता है। बाहर से काई ये सब देखता है और सोचता है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि इनकीपर की आवाज़ इतनी हाई जा सकती है। वो नोट करता है कि उनमें से एक लड़की तो काफ़ी जेंटल लग रही है, पर दूसरी काफ़ी ट्रबलसम लग रही है। वो सोचता है कि शायद आज अंदर ना जाना ही समझदारी होगी। फिर भी इसे नोटिस ना करने का नाटक करना उसे एक टेरेबल इंसान जैसा फील कराएगा, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने भी कभी उसकी हेल्प की थी। आखिरकार वो अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो सोचता है कि एक बार जब दूसरे कस्टमर्स आने शुरू होंगे तो एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर वो ऐसा एक्ट करे जैसे उसने कुछ नोटिस नहीं किया तो शायद वो किसी ट्रबल में फंसने से बच जाए। पर तभी वो वंडर करता है कि सबसे खराब मोमेंट पर सब कुछ अचानक इतना शांत क्यों हो गया। एक हेलमेट वाली नन नीना की हेल्प करती है और उसे अपना पॉस्चर सही रखने को कहती है। लाल चेहरे के साथ नीना जवाब देती है कि वो समझ गई। इनकीपर काई की तरफ एक डेस्परेट ग्रैटिट्यूड के साथ देखता है, जैसे मन ही मन उसे थैंक्स कह रहा हो। काई थोड़े कन्फ्यूजन के साथ कहता है कि उसे फूड ऑर्डर करना है। नीना उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे वो याद है। काई जवाब देता है कि बेशक उसे वो याद है, और कहता है कि उसे ये देखकर खुशी हुई कि वो सेफ और अच्छी है। नीना अपनी छाती पर लटके पेंडेंट को पकड़ती है और कहती है कि वो भी उसे हेल्दी देखकर उतनी ही खुश है। काई इनकीपर की तरफ देखता है जो दरवाजे के पीछे छिपा है, और फिर नैना के गार्ड से बात करता है। वो कहता है कि वो समझता है कि उस आदमी का अपना एक स्टेटस और ड्यूटी है, पर चूंकि नैना ने खुद इनकीपर को शांत रहने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वो गार्ड से कहता है कि वो पहले हुई बात को ओवरलुक कर दे। नैना का बॉडीगार्ड झुकता है और सिंसियर अपॉलॉजी मांगते हुए कहता है कि वो रूट था। इनकीपर जल्दी से अपने हाथ हिलाता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ तक कहता है कि उसे इस जेनरोसिटी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। काई वापस नैना की तरफ देखता है और कहता है कि वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बदल गए हैं। हेलमेट के अंदर उसे ठंडे पसीने आने लगते हैं और वो सोचता है कि नैना की फैमिली उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए वो पूछता है कि क्या वो चूज़ कर सकता है कि एस्टेट पर असल में कौन आएगा। जब नैना पूछती है कि उसका क्या मतलब है, तो वो सीधे कह देता है कि वो चाहेगा कि उसके पेरेंट्स ना आएं। वो शॉक में रिएक्ट करती है, पर वो जल्दी से समझाता है कि वो कोई स्टिफ फॉर्मल विजिट नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि इस वजह से और भी ज़्यादा अटेंशन मिले। साइड से इनकीपर तंज कसते हुए कहता है कि ये बात उस आदमी के मुंह से सुनना कितना अजीब है जो खुद अभी भी फुल ब्लैक आर्मर में ढका हुआ है। काई बस चिढ़कर यही सोच पाता है कि इस बूढ़े को उसे थोड़ी राहत देनी चाहिए। काई अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वो ईमानदारी से यही पसंद करेगा कि नैना के पेरेंट्स अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि अगर उनके बाहर होने के दौरान कुछ हो गया तो बुरा होगा। जब नैना हिचकिचाती है तब भी वो जोर देता है और कहता है कि उनके पेरेंट्स के ना आने पर भी वे थैंक्स एक्सचेंज कर सकते हैं। वो आगे कहता है कि उनके जैसे हाई रैंकिंग लोग उसे डराते हैं और वो उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। नैना ध्यान से पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि उसे सिर्फ उसकी बहन के वहाँ होने पर भरोसा नहीं है, पर वो तुरंत पूरी ताकत से इस बात को डिनाई कर देता है। उस पॉइंट पर मास्क वाला गार्ड शांति से बीच में आता है और कहता है कि मैटर सेटल हो गया है, और काई उससे कहता है कि ये डिसीजन वो अपने सुपीरियर तक पहुंचा दे। गार्ड जवाब देती है कि उसका इरादा भी शुरू से यही था और मानती है कि इस अरेंजमेंट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसे इतनी सफाई से सुलझते देख काई चुपके से सोचता है कि चलो कम से कम एक बार तो चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। खाना खत्म होने के बाद नैना और उसके एस्कॉर्ट जाने के लिए खड़े होते हैं। नैना पोलाइटली कहती है कि वे अब इजाज़त चाहेंगे और वे जल्द ही दोबारा मिलने का इंतज़ार करेंगे। काई उसे एक सिंपल फेयरवेल देता है और उन्हें जाते हुए देखता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है और बेल बजती है, उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। वो अपना हाथ सर पर रखकर पस्त हो जाता है और एक लंबी थकी हुई आह भरता है। इनकीपर एक और प्लेट लेकर वापस आता है और पूछता है कि क्या काई सच में ये क्लेम कर रहा है कि वो थका हुआ है। वो कहता है कि उस तरह के ग्रुप के साथ डील करने के बाद कोई भी पस्त हो जाएगा। फिर चढ़ाते हुए कहता है कि ये बात उस आदमी की तरफ से आ रही है जो लेडी नैना के साथ इतनी कैजुअली बातें कर रहा था। काई हार मान लेता है और कहता है कि शायद हम दोनों को ही थका हुआ कहना बेहतर होगा। इनकीपर उसे गौर से देखता है और मानता है कि उसे पहले से पता था कि काई कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, पर उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा आदमी होगा जो होली चर्च के साथ इक्वल फुटिंग पर खड़ा हो सके। काई बस यही सोच पाता है कि अगर ये सच होता तो उसकी लाइफ कितनी ईजी होती। जब इनकीपर उसे दूर कहीं देखते हुए नोटिस करता है तो वो कहता है कि काई अब उसके सामने कम से कम ये दिखावा करना बंद कर सकता है। काई तब कहता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात रियलाइज़ हुई है
ये सब जानने के बाद भी उसने अभी तक अपना तरीका नहीं बदला है। 9 इनकीपर जवाब देता है कि उसके आसपास नॉर्मल तरीके से बिहेव करना काई के लिए भी बेहतर होगा। काई ईमानदारी से कहता है कि इससे उसे सच में हेल्प मिलती है। फिर इनकीपर उससे कहता है कि बाद में अपने सुपीरियर से कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कहने के लिए उस पर कोई केस ना करे या सजा ना दे। काई कहता है कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा और वैसे भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि इंसल्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके। फिर वो ना के बॉडीगार्ड की बात छेड़ता है और कहता है कि वो सच में डरावनी थी और पक्का उन टॉप क्लास एलिट्स में से एक थी। इनकीपर तुरंत मान जाता है और समझाता है कि होली गार्ड्स सब के सब एलीट होते हैं, इसलिए उस रोल में किसी का इतना फॉर्मिडेबल होना तो तय ही है। बातचीत जारी रखते हुए काई कहता है कि उसने जो भी टुकड़े सुने हैं उनसे लगता है कि उसके आसपास के लोग अब उसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। वो मानता है कि काश उसे ये बात पहले पता चल गई होती। इनकीपर अचानक भड़क गया और बोला कि उसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी क्योंकि उसे सच में लगा था कि वो आज मर जाएगा। काई सिंसियरली माफ़ी मांगता है। इनकीपर कहता है कि फिर भी उन लोगों ने उस पर काफ़ी नरमी दिखाई। जब काई ने पूछा कि उसका क्या मतलब है तो उसने समझाया कि उन्होंने कभी उसे अपने स्टेटस से दबाने या डराने की कोशिश नहीं की। वो कहता है कि वे बस पोलाइटली पूछते रहे और उसे रियलाइज़ हुआ कि जब वो नैना के लिमिटेड फ्री टाइम का हिस्सा बन रहा था तब गार्ड को ये भी देखना था कि वो ढंग से खाना खाए और अपने शेड्यूल पर रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका सख्त एटीट्यूड नेचुरल था। मास्क वाले गार्ड का वो कड़क बिहेवियर उसके दिमाग में रह जाता है और इनकीपर सोचता है कि ऐसे लोग अपनी लॉयल्टी उसी तरह के डिसिप्लिन से दिखाते हैं। काई कहता है कि ये तो उस बॉडीगार्ड के लिए भी काफ़ी रफ पोजीशन है, जैसे कोई बीच में फंसकर परेशान हो रहा हो। वो आगे कहता है कि पावर वाले लोगों की सेवा करना शायद उस रोल में सबके लिए ऐसा ही होता है और काई को तो ये बात बाकियों से बेहतर समझनी चाहिए। इनकीपर आगे कहता है कि उसने सुना है कि जब लोग किसी की साइड लेने की कोशिश कर रहे थे तब काई ने ही पब्लिक इमेज और स्टेटस के बारे में बात की थी। काई लगभग बेबसी से एडमिट करता है कि उसे असल में उस दुनिया की कोई समझ नहीं है और उसने बस वही कह दिया जो उस वक्त ठीक लगा। ये सुनकर इनकीपर कहता है कि ये तो बस यही प्रूव करता है कि काई ऐसी पोजीशन पर रहता है जहां उसे ऐसी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब इनकीपर ज़ोर ज़ोर से सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि काई किसी बड़ी चर्च अथॉरिटी से भी ऊपर है, तो काई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि सच तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कहता है कि वो ऐसे लोगों से इतना नीचे है कि उनकी दुनिया को समझना भी उसके बस की बात नहीं। इनकीपर आखिरकार ये कहकर बात काट देता है कि अब बहुत हो गया और डिस्कशन खत्म। काई प्रोटेस्ट करता है और उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करने देने को कहता है, पर मन ही मन वो बस कराहता रह जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके आसपास की गलतफहमियां कम होने के बजाय और भी खराब होती जा रही हैं। उधर बाहर कैरेज में मास्क वाला गार्ड डीडी नैना से कहती है कि उसे खुशी है कि आखिरकार वो काई से मिल पाई। ना धीरे से मानती है कि उसने सच में उम्मीद की थी कि वो काई के साथ एक ही टेबल पर बैठकर मील शेयर करे और वो प्यारी सी खुशी के साथ कहती है कि इस वजह से वो बहुत खुश है। कैरेज में नैना अपने मास्क वाली एस्कॉर्ट से पूछती है कि क्या वो कुछ पूछ सकती है, फिर सवाल करती है कि उसके पर्सपेक्टिव से काई कैसा इंसान लगा। एस्कॉर्ट पहले तो जवाब देती है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पावरफुल आदमी है। ना जेंटली क्लियर करती है कि उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसके नेचर से था। एस्कॉट माफ़ी मांगती है और समझाती है कि वो पूरे समय कांस्टेंट वॉच पर थी और उसके पास इतना लग्जरी टाइम नहीं था कि वो इस बारे में सोच सके। ये जवाब नाक को शॉक कर देता है और जब वो धीरे से उस बात को दोहराती है तो एस्कॉट समझाती है कि लोग खाना खाते वक्त अपना गार्ड ढीला कर देते हैं, इसलिए उसे लगता है कि उसे खुद ऑब्जर्व किया जा रहा था ताकि ये पक्का हो सके कि उसकी विजिलेंस कहीं कम तो नहीं हुई। वो फिर कहती है कि नाहा की गार्ड डिटेल के तौर पर उनके ऊपर पहले से ही एक बड़ी फेलियर का बोझ है कि एक बार नाहा का किडनैप हो गया था और ऊपर से वे काई को डिटेक्ट करने में भी फेल हो गए। वो इसे अनफॉरगिवेबल कहती है। वो आगे कहती है कि भले ही उन्होंने शॉपकीपर से बात की थी पर उसने इसे अपनी विजिलेंस कम करने का एक्सक्यूज़ कभी नहीं माना। नाहा सोचती है कि क्या काई की प्रेजेंस बस बहुत हल्की सी है, पर एस्कॉट इसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल है और जोर देती है कि ये सिर्फ स्किल का डिफरेंस है। फिर भी वो नाहा को उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स कहती है। वो आगे कहती है कि काई ने शायद पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि उसका शॉपकीपर के साथ क्लैश होगा। उसे इवेंट्स की टाइमिंग और पूरा फ्लो किसी कोइंसिडेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लगता है। नाहा खामोश हो जाती है जबकि एस्कॉट अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि या तो उसे पहले से पता था कि वे उस इन की तरफ जा रहे हैं या फिर उसके पास सिचुएशन जज करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र है। वो मानती है कि वो लगातार सोच रही है कि उसके शब्दों का असली मतलब क्या था और कहती है कि वो सब कुछ नैना के पिता को भी रिपोर्ट करेगी। नीना पूछती है कि क्या उसका मतलब थैंक्स वाले पार्ट से है और एस्कॉट नोट करती है कि नाहा ने भी इसे नोटिस किया। वो समझाती है कि काई जैसी पोजीशन वाला आदमी नॉर्मली नाहा के पेरेंट्स से मिलने का चांस कभी नहीं छोड़ेगा, खासकर तब जब वो ऐसी पोजीशन में हो कि कोई उसका कर्जदार हो। वो कहती है कि भले ही उसने अटेंशन ना खींचने का दावा किया पर वो पक्का सिर्फ एक बहाना था। नीना को रियलाइज़ होता है कि ये एक्सप्लेनेशन सेंस बनाती है।
डोर आगे कहती है कि लोग अक्सर दावा करते हैं कि उन्हें पावरफुल लोगों से डील करना पसंद नहीं है, पर जिस तरह काई ने नैना के साथ इतनी नेचुरली इंटरैक्ट किया वो उस एक्सक्यूज़ में फिट नहीं बैठता। वो आगे कहती है कि उसे वर्टा से जोड़ने वाले रूमर्स भी हैं, इसलिए वो पक्का पावरफुल लोगों से डील करने का अकस्टम्ड है। एक भारी खामोशी के बाद नाहन ना चाहते हुए भी कहती है कि उसे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, पर शायद उस बड़े चर्च में कोई ट्रबल पक रही है। वो धीरे से मानती है कि उसे पक्का नहीं पता, पर काई को जितना वो जानती है, उसने अगर ऐसा कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह होगी, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ों पर ऐसी रिक्वेस्ट करने वाला इंसान नहीं है। एस्कॉर्ट फौरन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके नाह के पिता से कंसल्ट करना चाहिए। वो माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या वो ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने के लिए कह सकती है। नाह मान जाती है और कैरेज तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। बाद में मैंशन में नैना की बड़ी बहन उसके साथ बैठी होती है और नर्वस होकर कहती है कि उसकी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट किया जाना सच में बहुत बड़ी बात है। फिर वो थोड़ा घबराते हुए बोल पड़ती है कि काई का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। नाह फौरन नोटिस कर लेती है कि उसकी बहन की आवाज़ कांप रही है और धीरे से उसे टोकती है। यहाँ तक कि वो ये भी देख लेती है कि उसकी बहन की पैर भी कांप रहे हैं। शर्मिंदा होकर उसकी बहन हकलाने लगती है कि उसने बस ये उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ तक कह देगा कि वो थैंक्स कहने के लिए उनके पेरेंट्स को साथ नहीं देखना चाहता। वो मानती है कि वर्टा के बारे में चल रही सारी बातों और उसके आसपास के माहौल को देखते हुए वो ये नहीं कह सकती कि उसे उस पर पड़े बर्डन का एहसास नहीं है। नीना धीरे से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी बहन को दिलासा देती है कि काई सच में एक वंडरफुल इंसान है। वो आगे कहती है कि वो बहुत जनरस है, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। ये सोचकर उसे लगता है कि शायद उसके सामने अपने असली रूप में जाना ही फेयर रहेगा। नाह जवाब देती है कि शायद ये ठीक ही होगा, लेकिन उसकी बहन ये सोचकर ही डर के मारे पीछे हट जाती है। नीना कंफ्यूज होकर कहती है कि खुद के असली रूप में रहना कहीं ज़्यादा ईजी है, पर उसकी बहन पलटकर कहती है कि अच्छे इंप्रेशंस हमेशा किसी इंसान के पॉलिश्ड वर्जन से ही पड़ते हैं, और खुद से कहती है कि वो रिफाइंड वर्जन ही है जो अक्सर एडमिरेशन जीतता है। नीना प्यार से जवाब देती है कि उसे उसकी असली बहन ज़्यादा पसंद है। उसकी बहन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो इन शब्दों को हमेशा याद रखेगी। जैसे ही उनकी बात आगे बढ़ती है, बड़ी बहन सोचती है कि काई सच में इनक्रेडिबल है। वो कहती है कि वो पहला इंसान था जिसने इनके आसपास की सस्पिशियस मूवमेंट को नोटिस किया और आलिया में हमेशा एक स्टेप आगे रहा। वो जितना बिजी लग रहा था उसे देखकर उसे लगता है कि वो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा होगा। नीना सोचती है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर लेता है, पर उसकी बहन जवाब देती है कि उनके लिए ये न जानना ही बेहतर है। उसके लिए इस तरह के मैटर्स साफ तौर पर टॉप सीक्रेट हैं। वो वॉर्न करती है कि अगर उन्होंने इसमें ज़्यादा खुदाई की तो हो सकता है कि वो उन्हें अपना एनिमी समझने लगे, और सबसे ख़राब केस में वो ये डिसाइड कर सकता है कि वे इस झंझट के लायक नहीं हैं और उनसे पूरी तरह टाइस कट कर ले। उसके विचार और डार्क होते जाते हैं जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि कोई भी देखे, काई हर लिहाज से एक पूरा मॉन्स्टर है। वो यहाँ तक कहती है कि क्या पता वो अभी उनकी बातें सुन रहा हो। नीना इस बात को झटकने की कोशिश करती है और कहती है कि एंट्रेंस पर गार्ड्स खड़े हैं तो ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी पल उन दोनों को ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सीधे सीलिंग से आ रही होती है। नैना एकदम अकड़ जाती है और नर्वस होकर अपनी बहन को पुकारती है। उसकी बहन एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि पक्का कोई एनिमल होगा, और नैना को याद दिलाती है कि एक बार छत पर कोई जानवर चढ़ गया था, तो शायद ये फिर से वही है। इसके बावजूद नैना पूरी तरह शांत नहीं हो पाती। वो सोचती है कि जिस तरह की टाइमिंग है उसे देखते हुए ये सब बहुत अजीब लग रहा है। फिर भी उसके ख्याल काई की तरफ चले जाते हैं और वो धीरे से सोचती है कि वो सच में बहुत काइंड है। वो इमेजिन करती है कि शायद वो उन पर नज़र रख रहा हो ताकि कुछ बुरा ना हो जाए। पर जब वो एंट्रेंस की तरफ देखती है और उसे याद आता है कि मेन गेट पर गार्ड्स तैनात हैं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और वो चुप हो जाती है। और फिर वो प्रॉमिस किया हुआ दिन आ जाता है। काई फिर से इन में जाता है। इनकीपर कहता है कि अगर वो काई की जगह होता तो उसके पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी शांति से बाहर घूम सके। उसकी जगह कोई भी होता तो वो बिना रुके अपने दिमाग में पूरी मीटिंग की रिहर्सल कर रहा होता। ये कहने के बाद कि उसे वैसी फीलिंग आ रही है, काई इनकीपर को नील के लिए थैंक्स कहता है। मन ही मन वो खुद को याद दिलाता है कि आज होली चर्च का रूलिंग ओन्स हाउस होल्ड उससे मिलने आ रहा है। वो खुद को तसल्ली देता है कि कम से कम वो नैना के पावरफुल पेरेंट्स को आने से रोकने में तो सक्सेसफुल रहा, और वो खुद से कहता है कि उसने पहली मीटिंग का रिहर्सल अपने दिमाग में एकदम परफेक्टली कर लिया है। फिर भी एक बात उसे परेशान कर रही है। वो खुद से मानता है कि असली प्रॉब्लम नैना की बहन से पहली बार बात करना होगी। खुद को दिलासा देने के लिए वो डिसाइड करता है कि अगर चीज़ें मुश्किल हुई तो वो सब कुछ नैना पर छोड़ देगा। इस आइडिया से सेटिस्फाइड होकर वो अपने प्लान की तारीफ करता है कि ये एकदम परफेक्ट है। अपने सिर पर एक हाथ रखकर वो कहता है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पर वो इनकीपर से मिलने इसलिए आया है क्योंकि उसे कुछ परेशान कर रहा है। इनकीपर नोटिस करता है और पूछता है कि क्या उसके मन में कुछ चल रहा है।
काई तब एक्सप्लेन करता है कि पिछले दिन ड्यूक डीगो ने उसके एस्टेट को मैनेज करने के लिए एक रेजिडेंट मीड असाइन की है। जब वो उस मेड के स्टिफ और डिस्टेंट बिहेवियर के बारे में सोचता है तो वो कहता है कि वो उससे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस बनाकर रख रही है कि पूरी सिचुएशन बहुत अजीब और लोनली फील हो रही है। इनकीपर सुनता है और कहता है कि उसे असल में उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लग रहा है। ये सुनकर काई खामोश हो जाता है और बस ब्लैंक होकर आगे देखता रहता है। काई सोचता है कि नैना के बॉडीगार्ड से डांट खाने के बाद शायद शॉपकीपर को अब उस पर तरस नहीं आता। जैसे ही वो आसपास देखता है उसे नोटिस होता है कि जगह अब काफ़ी बिजी हो गई है और कहता है कि अब यहाँ स्टाफ भी ज़्यादा लग रहा है। शॉपकीपर खुशी से जवाब देता है कि ये सब उसकी वजह से है। वो समझाता है कि जब से काई ने यहाँ खाना शुरू किया और लेडी नैना भी आई तब से टाउन में बात फैल गई और अब हर कोई यहाँ खाना चाहता है। काई को लगता है कि नीना सच में बहुत पॉपुलर है। शॉपकीपर आगे कहता है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी वापस आई है तब से वो पब्लिक में ज़्यादा दिखने लगी है और उसके जैसे लुक्स के साथ इस तरह का अटेंशन मिलना तो बिल्कुल नेचुरल है। काई चुपके से इस बात से एग्री करता है और सोचता है कि भले ही वो अभी छोटी है पर कोई भी बता सकता है कि वो बड़ी होकर एक असली ब्यूटी बनेगी। शॉपकीपर को तब याद आता है कि उसके पास काई के लिए कुछ और भी है और वो पूछता है कि क्या उसने उस नए रिलीजियस ग्रुप के बारे में सुना है जो अचानक सामने आया है और जिसने होली चर्च के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया है। नीना की सर्विंग्स के बीच जैसे ही काई ये सुनता है उसे रियलाइज़ होता है कि पक्का यही वो इन्फॉर्मेशन थी जिसे वो आदमी पहले से लाइन अप कर रहा था और उसे लगता है कि ये तो बहुत बड़े स्केल का मैटर है। वो पूछता है कि क्या ये रूमर किसी कस्टमर से मिला है। शॉपकीपर कहता है कि हाँ, फिर समझाता है कि लोग ऐसी कहानियां फैला रहे हैं कि आर्क बिशप और बिशप कुछ ईविल काम कर रहे हैं। वो आगे कहता है कि वे बिलीवर्स को ऐसी बकवास बातें सिखा रहे हैं ताकि होली चर्च के अंदर दरार पैदा हो सके और उसका कहना है कि ये सब अंसाची फैमिली के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। काई सोचता है कि पावर से जुड़े रहना कितना एग्जॉस्टिंग होता होगा अगर वो इंसान को हमेशा इसी तरह की ट्रबल में घसीटता रहे तो। इनकीपर तब कहता है कि काई का रिएक्शन सेंस बनाता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे उन चीज़ों के बारे में पहले से ना पता हो जो एक आम आदमी भी पता लगा सकता है। काई पूछता है कि अगर वो न जानने का दावा करता तो वो क्या करता। इनकीपर कहता है कि वो शायद उसे बस कोई गोलमोल सा अग्रीएबल जवाब दे देता। काई पूछता है कि इसका क्या मतलब है, फिर वापस रूमर पर आता है और कहता है कि होली चर्च को इस तरह की चीज़ हैंडल कर लेनी चाहिए। अपने दिमाग में वो तर्क देता है कि वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बिना किसी काउंटर मेजर्स के चुप बैठेंगे और ना ही वे अपनी प्रेस्टीज को इतनी आसानी से गिरने देंगे। शॉपकीपर कहता है कि वो भी यही मानना चाहता है पर सिचुएशन सच में बहुत मैसी लग रही है। वो पॉइंट आउट करता है कि जो चीज़ अचानक कहीं से भी पैदा हुई है उसने बहुत कम समय में बहुत मोमेंटम पकड़ लिया है। काई इसे टाल देता है और कहता है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा क्योंकि होली चर्च के पास अभी भी पावर और फेम है। तभी इनकीपर काई को गौर से देखता है और पूछता है कि कहीं वो खुद पर्दे के पीछे से डोरियां तो नहीं हिला रहा। काई मना कर देता है पर इनकीपर के एक्सप्रेशन देखकर काई पूछता है कि उस लुक का क्या मतलब है। शॉपकीपर जवाब देता है कि वो काई के इस इनोसेंट एक्ट को बिल्कुल नहीं मानता। काई अजीब तरह से हंसता है और कहता है कि जो भी हो उसने आज कुछ बहुत यूज़फुल चीज़ें सीखी हैं। वो फिर डिसाइड करता है कि उसे नीना से भी इस बारे में पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि उसे क्या पता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि शायद यही बेस्ट रहेगा क्योंकि उनके जैसे लोग उससे बात करने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे बजाय उसके। वो आगे कहता है कि वे उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करते। फिर वो कहता है कि आज का बिल इन्फॉर्मेशन फ़ी मिलाकर 10,000 रेल होगा। इनकीपर प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि काई मजाक कर रहा है क्योंकि उसने बस वही बातें दोहराई हैं जो काई को शायद पहले से पता थीं और चूंकि काई लेडी नीना को वहां लेकर आया था इसलिए उसके मील्स अब कुछ समय के लिए हाउस पर होंगे यानी फ्री होंगे। चौंक कर काई पूछता है कि क्या वो सीरियस है। शॉपकीपर प्यार से उसे कहता है कि शर्माओ मत और फिर से आना। काई ग्रेटफुल होकर कहता है कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी।